स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हमारे देश के नीचे दिए गए किन्हीं दो राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन है। यदि हमारे जो देश के दो राज्यों का ये जो हमें भोजन दिया हुआ है, जैसे कि इडली है, बड़ा है, डोसा है, सांभर है, नारियल की चटनी है, ये नीचे दिए गए दो राज्यों में से किनका ये सर्वप्रिय भोजन है, ये आपको बताना है। तो कमेंट करिएगा मित्रों, कौन सा होगा इसमें से। देखिए हम आपको बता दें कि पंजाब की बात करते हैं दोस्तों, तो पंजाब का जो भोजन होता है वो क्या होता है बताइए। पंजाब का वो मक्के की रोटी, सरसों का साग, ठीक है, क्या होता है, मक्के की रोटी होता है, मक्के की रोटी और सरसों का साग। गुजरात की बात करें तो ढोकला होता है, गुजरात की बात करें तो ढोकला हो जाएगा, यानी ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, कट गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने आगे देखा कि छत्तीसगढ़ में चटनी तो है बट लाल चीटी की चटनी है। किसकी चटनी है, लाल चीटी की चटनी है, बहुत ही ज्यादा फेमस है, सर्वप्रिय है, लाल चीटी की चटनी है, ठीक है। अब हमने बात की गोवा की, और गोवा की क्या चीज फेमस है ये आपको बतानी है खाने में। बताइए क्या चीज फेमस है, नारियल के तेल में पकी हुई मछली, यानी तली हुई मछली। किसमें, नारियल के तेल में बनी मछली, बनी मछली कहां की प्रसिद्ध है, ये आपकी गोवा की प्रसिद्ध है। तो डी वाला होगा नहीं, ए होगा नहीं, बी होगा नहीं, एक ही ऑप्शन रह गया, क्या आपका सी वाला ऑप्शन रह गया। आप जानते हो इडली डोसा कहां के हैं, तमिलनाडु के हैं। तमिलनाडु का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य है जिसका नाम क्या है बताइएगा, ये आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों बात करते हैं कुछ लल्लन टॉप यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लोगों का सर्वप्रिय भोजन क्या है, इडली है, वड़ा है, डोसा है, सांभर है और नारियल के तेल की सॉरी नारियल की चटनी। गुजरात के लोगों का क्या है, ढोकला है, मेथी मुठिया है। उड़ीसा का प्रमुख भोजन क्या है, चूड़ी मलाई है, दही बड़ा है, छेना है और पोहा है। समुद्री भोजन, नारियल के तेल में तली हुई मछली, ये कहाँ की है, ये आपकी गोवा की है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। कहाँ है, गोवा की है। चावल और स्थानीय मसाले गोवा के प्रमुख भोजन पदार्थ है। अभी मैंने आपको बताया लाल चीटी की चटनी, ये कहाँ के लिए प्रसिद्ध है, ये आपकी छत्तीसगढ़ के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर सेकंड, इसमें आपसे कहा गया है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति मुंबई से, यदि कोई व्यक्ति जो मुंबई से चंडीगढ़ तक छोटे रेल मार्ग से होकर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करता है तो कौन से राज्य से उसे गुजरना नहीं पड़ेगा। हमें नेगेटिव वाला चाहिए। तो देखिएगा, जब आपको कहाँ है, आप मुंबई में हैं, तो ये मुंबई का जब आप यहाँ पे मैप देखोगे तो इस टाइप का आपका मैप होगा। तो यहाँ आपका क्या है, यहाँ आपका मुंबई है, क्या है, मुंबई है, और मुंबई के ठीक ऊपर क्या है, गुजरात है। तो जब आप कहाँ जाओगे, चंडीगढ़ जाओगे, तो गुजरात तो बीच में आएगा आएगा, तो गुजरात तो आएगा। गुजरात के बाद क्या आएगा, गुजरात के बाद आपका राजस्थान आएगा, ये भी ठीक है। फिर आपका हरियाणा भी आएगा, ये भी ठीक है। बट उत्तर प्रदेश तो इस साइड से होता है ना, तो इसीलिए क्या है, ये उत्तर प्रदेश गलत हो जाएगा, यानी और इसके ऊपर ही क्या आ जाएगा, आपका पंजाब भी होगा। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इसमें से हरियाणा भी मिलेगा, राजस्थान भी मिलेगा, गुजरात भी मिलेगा, बट उत्तर प्रदेश नहीं मिलेगा। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण नृत्य है जिसका नाम क्या है, रासलीला। क्या है, रासलीला। और एक और है जिसका नाम क्या है, रामलीला। क्या है, रामलीला। नौटंकी भी है, क्या है, नौटंकी भी है, ठीक है। बात करते हैं हम गुजरात की बात करते हैं। गुजरात का महत्वपूर्ण भोजन क्या है, ढोकला है, क्या है, ढोकला है। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक आपका राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, वो आपको बताना है, उसका नाम क्या है, केवला देव। क्या है, केवला देव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर थर्ड की। प्रश्न नंबर थर्ड में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, इसमें कहा गया है नीचे दिए गए किसी बालिकाओं के उस कथन पर विचार कीजिए जो उसने किसी कैंप में आए विद्यार्थियों के समूह में दिया है। उसने क्या कहा गया है, एक छात्रा ने बोला है कि मैं जिस शहर से आई हूं जो एक पहाड़ी इलाका है, यानी मैं जहां से आई हूं वह क्या है, एक पहाड़ी इलाका है, ठीक है। अब पहाड़ी इलाका क्या है, जम्मू कश्मीर है नहीं है, उत्तर प्रदेश है नहीं है,
दो ऑप्शन हमारे ऐसे कट गए। यहाँ बहुत वर्षा होती है, अब लद्दाख में वर्षा नहीं होती है और बर्फ भी पड़ती है और बहुत ही ठंड होती है और हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। तुरंत आपने पता लगा लिया वो क्या है, हिमाचल प्रदेश। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो आपकी एक अटल टनल है। अटल टनल कहाँ है आपकी? अटल टनल जो है ये कहाँ है आपकी? ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है। बात करते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की क्या चीज फेमस है ये आपको बतानी है। जम्मू कश्मीर में क्या चीज फेमस है? डल झील है जम्मू कश्मीर में। और एक चीज और है वो आपको कमेंट करके बतानी है। बताइए कि यहाँ पर सबसे जो फेवरेट सर्वप्रिय भोजन है वो क्या है, ये आप बताइए। यहाँ के लोग मछली पसंद करते हैं, लेकिन किसके तेल में पकी हुई मछली पसंद करते हैं? मैं आपको बता दूं वो कौन सा तेल होता है। सरसों के तेल में तली हुई मछली, सरसों के तेल में तली मछली, तली मछली। ये कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? ये आपकी जम्मू कश्मीर के लिए। गोवा के लिए नारियल के तेल में, टेपियोका केरल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, देखिएगा। हिमाचल प्रदेश में जो घर होते हैं वो पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ क्या है? बर्फीले पहाड़ों का प्रांत। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को क्या बोलते हैं? देवभूमि भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 में देखिएगा दोस्तों, इसमें आपसे बोला गया है कि कानपुर रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, यानी यहाँ आपका कानपुर है और यहाँ आपका क्या है? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। दोनों की जो बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी है? 432 किलोमीटर है। ठीक है, कोई ट्रेन 18 दिसंबर 2021 को रात को चलती है 23:45 पर और कानपुर से प्रस्थान करके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अगले दिन यानी 19 दिसंबर को सुबह 7:45 पर पहुंच जाती है। तो इसको पूरा होने में कितना समय लगेगा? इसको पूरा होने में 15 मिनट का समय लगेगा और 15 मिनट जब आप इसमें जोड़ दोगे तो आपका टाइम कितना हो जाएगा? तो आपका टाइम हो जाएगा 8 घंटे। और जब 8 घंटे का आपका टाइम हो जाएगा तो आपसे यहाँ पूछा क्या गया है? ट्रेन की औसत चाल। तो आप जानते हो चाल बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो आप क्या करोगे? स्पीड डिस्टेंस कितनी है आपकी? 432 है, 432 डिस्टेंस है और समय कितना? 8 है। और जब 8 से जब आप इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। लेकिन 54 जो आएगा दोस्तों ये किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा। किसमें आएगा? किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा। बट हमें ये किसमें चाहिए? मीटर प्रति सेकंड में चाहिए। तो जो 54 है इसमें आप क्या करोगे? 54 में 5/18 का क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 18 से 3 बार और 3 पंजे 15 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार जो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर कानपुर की। तो कानपुर को मैं आपको बता दूं ये आपका कहाँ है? ये आपका यूपी में स्थित है और जबकि दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। इसमें आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से दो जानवरों के उस समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन भर वृद्धि करते रहते हैं, यानी जीवन भर बढ़ते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते व काटते रहते हैं। बताइए, ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कमेंट करिएगा। क्या छिपकली है, गिलहरी है, छिपकली है, कछुआ है, चूहा है, गिलहरी है, सांप है, गिलहरी है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर सांप की। तो जो सांप जो होता है, भारत में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक आपका करैत होता है, एक आपका करैत होता है, अफाई है, दुबैया है और एक आपका नाग है। क्या है? एक आपका क्या है? नाग। ये 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। और सांप के कितने दांत होते हैं? सांप के आपके 2 दांत होते हैं दोस्तों। और जो 2 दांत जो होते हैं ये कभी बढ़ते नहीं है। इनका काम सिर्फ इतना होता है जब किसी को डसना होता है तो इसमें से होकर के वह जहर को मनुष्य के अंदर भेज देते हैं, जिसको भी वो डसेगा। ठीक है, उसके अंदर भेज देते हैं। तो सांप तो गलत हो जाएगा, सांप गलत हो जाएगा। कछुआ जो होता है वह सरीसृप प्रजाति का जीव है। क्या है? सरीसृप प्रजाति का जीव है। सरीसृप प्रजाति का क्या है? जीव है। ठीक है, एक बात और मैं आपको बता दूं, जो कछुआ जो है ये क्या है? उभयचर है। क्या है ये? उभयचर, उभयचर, उभयचर है कछुआ। बात करें छिपकली की, तो छिपकली के दांत नहीं बढ़ते हैं। ठीक है,
और छिपकली के यहाँ पे भी नहीं बढ़ेगी, तो एक ही रह गया क्या, चूहा और गिलहरी। यानी आपको पता होना चाहिए कि जिंदगी भर यानी जीवन पर्यंत किसके दांत बढ़ते रहते हैं, वो आपके चूहे और गिलहरी के बढ़ते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी दोस्तों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है। चलिए बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की। बात करते हैं दोस्तों, कन्नौज एक जिला है। बात करते हैं, कन्नौज तो जिला है बट ये कहां स्थित है, ये आपका यूपी में स्थित है। ठीक है, आगे क्या बोला गया, जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यानी आपको पता होना चाहिए इत्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, वो आपका क्या है, कन्नौज। यह जिला किस राज्य में स्थित है, मैंने आपको बता ही दिया, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो हरियाणा में है नहीं है। बिहार में क्या है, मधुबनी प्रिंटिंग है। क्या है, मधुबनी प्रिंटिंग जो है वो बिहार के लिए प्रसिद्ध है। और ये उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध बताइए, फूलों की घाटी। क्या है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहां स्थित है, आपका उत्तराखंड में स्थित है। तो हरियाणा होगा नहीं, उत्तराखंड होगा नहीं, बिहार होगा नहीं, क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, इसमें 75 जिले हैं दोस्तों और 18 मंडल हैं। ठीक है, और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री का नाम क्या है, बताइए ये कमेंट करके आप, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। बात करते हैं इसके कुछ लल्लन टॉप प्रश्न की दोस्तों। इसमें बोला गया है कन्नौज भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। करेक्ट बात है, मैंने अभी आपको बताया है। और कन्नौज जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। कन्नौज को भारत की इत्र की राजधानी के रूप में जाना जाता है। सही बात है, इत्र की राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और किसे जाना जाएगा, कन्नौज को जाना जाएगा। यह एक सरकारी संचालित इकाई है जो कि पारंपरिक कन्नौज परफ्यूम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कन्नौज में 200 से अधिक इत्र की भट्टियां हैं, यानी 200 से ज्यादा जो है इत्र बनाने की भट्टियां हैं। यह तंबाकू इत्र और गुलाब के पानी के लिए एक मार्केट सेंटर है। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हरियाणा जो है, हरियाणा में क्या है, कुरुक्षेत्र है। हरियाणा में क्या है, आपका कुरुक्षेत्र है। हरियाणा में कुरुक्षेत्र है, यह एक धार्मिक स्थल है जहां क्या हुआ था, महाभारत हुआ था। बिहार की बात करते हैं, बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट मधुबनी, जो मैंने अभी आपको बताया था, क्या है, मधुबनी है। और मधु से याद आया कि मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और बताते हैं इसमें बिहार में की बात करते हैं, बोध गया और राजगीर जो भगवान बुद्ध के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 में बोला गया है रेत के टीले। रेत के टीले वहां पाए जाएंगे जहां रेत होगा, बट रेत तो राजस्थान में भी है, बट रेत के टीले नहीं है, तो ये वाला गलत हो गया। ठीक है, इंग्लैंड में रेत है नहीं है, बांग्लादेश में है नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा, क्या, आबू धाबी और अफगानिस्तान। ठीक है, आबू धाबी की बात करते हैं। आबू धाबी किसकी राजधानी है, यूएई। यूएई यानी संयुक्त राष्ट्र अमीरात की क्या है, राजधानी है। ठीक है, यानी इसका नाम क्या हो गया दूसरा, दुबई। क्या है, दुबई। बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आबू धाबी और अफगानिस्तान में रेत का टीला पाया जाता है। आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की क्या है, राजधानी है। यह निचली पहाड़ी जैसे संरचना रेत के जमाव को रेत के टीले कहा जाता है। यानी ये निचली जो है संरचना है और रेत फिसलता रहता है और वहां रेत के क्या टीले बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसका कुछ ये वाला पॉइंट दिया गया है, देश और इनकी राजधानी। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल है। इंग्लैंड की बात करते हैं दोस्तों, लंदन है। उज्बेकिस्तान की बात करते हैं, ताशकंद है। बांग्लादेश की बात करते हैं, ढाका है। और संयुक्त अरब अमीरात की यानी यूएई की राजधानी क्या है दोस्तों, ये आपका आबू धाबी है। और मैं आपको बता दूं कि यूएई जो इसको ही क्या बोलते हैं, दुबई कहते हैं। क्या बोलते हैं, दुबई कहते हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने देश हैं। वर्तमान में कुल कितने देश हैं, सॉरी भारत में नहीं, वर्तमान में कुल कितने देश हैं, देशों की संख्या मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, इसमें आपसे बोला गया भोपाल। भोपाल की बात करते हैं तो भोपाल जैसे नाम आया तुरंत आपको पता होना चाहिए कि भोपाल किसकी राजधानी है, एमपी की राजधानी है। और भोपाल में ही 2-3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी, जिसे ही वो किसके कारण हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण
यह घटना हुई थी। भोपाल बेंगलुरु के उत्तर में स्थित है। ठीक है, यानी जो भोपाल है वो बेंगलुरु के कहाँ स्थित है, उत्तर में स्थित है। तो आपका बेंगलुरु यहाँ आ गया और भोपाल आपका कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, भोपाल यहाँ आ गया, उत्तर में है तो ऊपर गया। ठीक है, गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में स्थित है और पश्चिम इधर है, तो यहाँ क्या है आपका गांधीनगर स्थित है। ठीक है, अब आपसे पूछा कि गांधीनगर के सापेक्ष भोपाल की दिशा आपको बतानी है, वो सॉरी बेंगलुरु की दिशा आपको बतानी है गांधीनगर के सापेक्ष। तो बताइए, गांधी के सापेक्ष बोला है तो आप ऐसे कर दो, तुरंत आपको पता चल जाएगा ये आपका क्या है, पूरब है, ये आपका दक्षिण है और ये इधर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगर मेरे भाई बहनों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, लल्लन टॉप प्रश्नों की चर्चा करते हैं। भोपाल में क्या है, भीमबेटका जो है गुफा जो है कहाँ है, आपकी भोपाल में स्थित है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है, आपका बेंगलुरु को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है। गांधीनगर जो है वह गुजरात की क्या है, राजधानी है। ठीक है, और एक आपको बताना है, गुजरात में अभी अभी मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, भारत में कुल कितने देश हैं, वो आपके कितने हैं, 195 यानी 195 देश हैं। गुजरात में ही क्या है, गिर अभ्यारण्य है। क्या है, गिर अभ्यारण्य कहाँ है आपका, गिर अभ्यारण्य कहाँ है आपका, गिर अभ्यारण्य भी कहाँ है आपका, गुजरात में स्थित है, जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। निम्नलिखित में से ब्रॉन्ज के बारे में सही कथन बताना है आपको। जो ब्रॉन्ज जो है क्या है, एक तत्व है, बिल्कुल भी नहीं है, यौगिक भी नहीं है। यह कॉपर और जस्ता से मिलकर बनता है, नहीं बनता। इससे कॉपर और जस्ता से मिलकर क्या बनता है ये आपको बताना है। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। कॉपर और जस्ता से मिलकर क्या बनता है आपका, पीतल बनती है, जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। क्या बनती है, पीतल बनती है। यह कॉपर और टिन का समांगी मिश्रण है, ये वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 इसमें दिया गया है, नीचे दिए गए उस मिलान को चुनिए जो तदनुरूपी खाद्य वस्तुओं के संरक्षण के ढंग को प्रदान नहीं करती है, प्रदान नहीं करती है, ये आपको बताएं। यानी आपको नेगेटिव चाहिए। भाई आप एक बात बताइए, आपको सेब को क्या सुरक्षित रखना है, तो आप उसका क्या बना दोगे, मुरब्बा, तो वो सुरक्षित रहेगा। ठीक है, दाल से क्या बना दोगे, पापड़ बना दोगे, सुरक्षित रहेंगे। कच्चा जो आम होगा, आप इसे अमिया बोलते हो, इससे अचार बना दोगे, सुरक्षित रहेगी। बट दूध से आप पनीर तो बना दोगे, बट वो ज्यादा समय के लिए सुरक्षित नहीं रहेगा। कुछ समय बाद 24 या 48 घंटे के बाद वो क्या हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा और वह खराब हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमें नेगेटिव पूछा था आंसर, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में हमसे बोला गया है, हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बड़े त्रिकोणीय टेंट के रेवो के, जिन्हें क्या बोलते हैं, रेवो कहते हैं। ठीक है, और जानवरों के स्थान को लेखा कहा जाता है। अब ये कहाँ कहा जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, सूर्योदय कहाँ होता है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है। सूर्योदय कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। मेघालय में सर्वाधिक बारिश होती है, क्या होती है, सर्वाधिक बारिश होती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो डल झील, आपकी डल झील, शेषनाग झील, ठीक है, नागिन झील, ये क्या है आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। लेह लद्दाख की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ क्या बोलते हैं, जो त्रिकोणीय जो टेंट के बने घर होते हैं उन्हें रेबो बोलते हैं, और जहां जानवर रहते हैं उन्हें लेखा बोलते हैं। ठीक है, यानी इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर आपका 12, यानी 12वां प्रश्न है। देखिएगा 12वां प्रश्न में क्या बोला है, हमारे देश के में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है ये प्रश्न। मैं आपको बता दूं, कभी कभी क्या था, किसी समय पे 7 थे, किसी समय पे 8 थे और किसी समय पे 9 थे, तो 2 तो होगा ही नहीं। तो वर्तमान में अब आपको बताना है क्या है, कि 7 है, 8 है, 9 है, तो 7 है नहीं है, 9 है नहीं है, कितने हैं आपके 8 हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इनके कुछ जो 8 जो पॉइंट दिए गए हैं, 8 जो केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं उनके बारे में। भारत में कुल कितने शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से पहला दिल्ली है, दूसरा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, चंडीगढ़ है, ठीक है, दादर नगर हवेली और दमन और दीव है, लक्षद्वीप है, पुदुचेरी है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है।
अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है जो चंडीगढ़ है वो किन दो राज्यों की राजधानी है, ये आपको पता होना चाहिए। किसकी राजधानी है? पंजाब की भी राजधानी है और आपकी हरियाणा की भी राजधानी है। कौन सी राजधानी है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है वो दो राज्यों की राजधानी है। बात करते हैं प्रश्न नंबर आपकी 13। इसमें आपसे कहा गया है नीचे दिए गए 3 राज्यों के उस समूह को चुनिए जिसके सभी राज्य समुद्र तट के अरब सागर पर स्थित हैं। आपको पता होना चाहिए ये आपकी क्या है? बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। और ये आपका क्या है? इधर आपका क्या है? अरब सागर। क्या है? अरब सागर है आपका। अब आपको पता होना चाहिए, देखिएगा जो आपको मैं बता दूं, जो तेलंगाना जो है, बात करते हैं तेलंगाना की, तो तेलंगाना तो बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित है, तो ये वाला गलत हो गया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित है, गलत हो गया। पश्चिम बंगाल बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित है, गलत हो गया। इधर क्या क्या है? इधर आपका क्या है? आपका इधर आपका गुजरात होगा, ठीक है। फिर आपका महाराष्ट्र आ जाएगा, फिर आपका गोवा आ जाएगा, और गोवा के बाद में क्या आएगा? आपका कर्नाटक आ जाएगा, और कर्नाटक के बाद में क्या आ जाएगा? केरल आ जाएगा। तो इतने सारे क्या है? कितने होगा? 1 2 3 4 5 5 6 करीब है जो है वो क्या है? राज्य है जो कि कहां पड़ते हैं? अरब सागर की तरफ पड़ते हैं। चलिए इसकी मैप को सहायता से भी इसको देखते हैं। देखिए मैप में कैसे दिया गया है, देखिएगा मैप्स में आपसे कहा गया है, मैं आपको बता दूं, इधर क्या है आपका? ये आपका क्या है? अरब सागर है। ये आपका क्या है? अरब सागर है। ये क्या है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल। अब देखिएगा इधर आपका गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है, ये आपका गोवा भी है, और कर्नाटक भी है, और केरल भी है। तो हमें ऑप्शन में क्या दिए थे? एक केरल दिया था, कर्नाटक दिया था, और महाराष्ट्र दिया था। जबकि बात करते हैं तमिलनाडु की, तमिलनाडु आपका बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित है, आंध्र प्रदेश भी इधर स्थित है, और तेलंगाना भी इधर ही स्थित है, बट ये समुद्री तट नहीं है। उड़ीसा भी इधर स्थित है, और ये आपका बस इतने ही है, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 में बोला गया है छऊ नृत्य कहां का लोक नृत्य है? बताइए बताइए कहां का लोक नृत्य है? बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का कौन सा सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है? वो आपका क्या है? रासलीला। क्या है? रासलीला है। असम की बात करते हैं, इसका नौटंकी भी है, नौटंकी भी है, और एक आपका रामलीला भी है। असम का क्या है? बिहू है। क्या है? बिहू है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, क्या है आपका? छऊ है। मिजोरम की बात करते हैं तो चेराव नृत्य जो है ये कहां का है? चेराव नृत्य जो है वो कहां का फेमस है? आपका ये आपका मिजोरम का फेमस है। तो आपसे क्या पूछा है? छऊ नृत्य है, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। और आपको बता दें छत्तीसगढ़ में एक चीज फेमस है, लाल चीटी की चटनी। मैंने आपको हर बार बताता हूं, लाल चीटी की चटनी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए तो इस चटनी का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपसे क्या बोला गया? रासलीला, रामलीला और नौटंकी उत्तर प्रदेश के हैं। एक और डांस लिख लो जिसका नाम क्या है? नागिन डांस। क्या है? नागिन डांस कहाँ का है? ये अभी आपका कहाँ का है? बट ये लोक नृत्य नहीं है। कहाँ का है ये? आपका उत्तर प्रदेश का है। बिहू, भोर, ओजापल्ली नृत्य कहाँ के हैं? ये आपके असम के हैं। छऊ, ढोरला, गेंडी ये कहाँ के? आपके छत्तीसगढ़ के हैं। ये को लिख लो चेराव। चेराव जो है ये नृत्य कहाँ का है? ये आपका कहाँ का है? ये आपको बताना है। ये आपका कहाँ है? मिजोरम का है। कहाँ का है? मिजोरम का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 की चर्चा करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 की चर्चा करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अपने सभी भाई बहनों में शेयर जरूर करें। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। इसमें आप केंचुए के संबंध में, तो आपको पहली बात तो ये ध्यान रखना है, जो केंचुआ है सांप है, एक आपका क्या है? केंचुआ है, सांप है, ये क्या है? ये आपके किसान के मित्र कहे जाते हैं। बात करते हैं केंचुए खेत में छेद बनाते हैं और वायु जल के मृदा तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता प्रदान करते हैं। जब खेत जुत जाता है तो उसमें केंचुए क्या करते हैं? उसमें मिट्टी में अंदर जाकर के उसको पोला कर देते हैं, जिससे क्या होता है? उसमें से वायु आसानी से पार हो सके। तो पहला वाला तो करेक्ट हो जाएगा, और पहला सब में दिया हुआ है केंचुआ खेत में छेद बनाकर जमीन को पोली करते हैं, ये भी ठीक है। दूसरा भी है, तो दूसरा इसमें है नहीं है, इसलिए गलत हो गया। केंचुआ मुख्य फसल खरपतवार को बचाते हैं, बिल्कुल गलत।
तीसरा जो है वो गलत है, और तीसरा आपका इसमें दिया हुआ है ये भी गलत हो गया। केचुए का मल मृदा को उपजाऊ बनाता, बात एकदम करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक और आपसे पूछ सकता है, केचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 में कहा गया है मिश्रित लर्निंग, यानी जो आपको सब सारे जो भी आपकी सीखने के कौशल होते हैं उन सबको मिला दे तो वो क्या कहलाती है, मिश्रित लर्निंग कहलाती है। और जो मोड होता है ईबीएस पढ़ाने के क्या क्या फायदे हैं, विद्यार्थी कहीं से भी शामिल हो सकता है, बात एकदम सही है। जो विद्यार्थी जो है वो कहीं से भी शामिल हो सकता है। विद्यार्थियों को शिक्षक और साथियों से बातचीत करने का क्या मौका मिलता है, बताइए। बातचीत करने का मौका मिलता है या नहीं, अपने साथियों से जरूर मिलता है। भाई बातचीत करेंगे जब भी तो डिस्कस करेंगे, तो ये वाला हो जाएगा। विद्यार्थियों को शिक्षा के दौरान चौकन्ना रहने, ये गलत हो गया। चौकन्ना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सी होगा नहीं। यानी ये जो आपका ऑप्शन नंबर क्या बोलते हैं, थर्ड नंबर है, ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। विद्यार्थी अपने ऑनलाइन से सीखी हुई बातें घर समुदाय में पूरक गतिविधियों द्वारा पूरा कर सकते हैं, यानी जो उन्होंने विद्यार्थियों ने ऑनलाइन सीखी है या ऑफलाइन सीखी है, ठीक है, उनको क्या करेंगे, घर और समुदाय यानी कहीं ना कहीं बाह्य वातावरण से जोड़ रहे हैं। तो आपका फोर्थ वाला ये भी सही हो जाएगा। तो पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा आपके ऑप्शन नंबर किसमें है, सी में है। तो आपका दूसरा भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और चौथा तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। प्रश्न नंबर 17 में आपसे बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के माध्यम से ईबीएस पढ़ाने के समकालीन शिक्षण की विशेषता है। अब आपको समकालीन शिक्षण की विशेषता बतानी है, तो अब आपको कमेंट करके बताना है कि इसका कौन सा आंसर होगा। बताइए, विद्यार्थी किसी भी समय कक्षा में शामिल हो सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चलिए किसी भी समय क्यों हो जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम है, करेक्ट बात है। जब भी वे शामिल होते हैं विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास का पाठ्य वस्तु मिल जाता है, ऐसा कतई नहीं है। शिक्षक किसी भी समय पाठ्य सामग्री को साझा करने में सक्षम होते हैं जिसकी विद्यार्थी किसी भी समय प्रयोग कर सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। प्रश्न नंबर 18 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। इसमें आपसे बोला गया है स्वाति जो है वो कक्षा 4 की क्या है, स्वाति कक्षा 4 की एक ईवीएस शिक्षिका है, और उसने क्या है कई तरह के पौधे जैसे घास, बांस, गुलाब, केला, बरगद, ताड़ के पेड़ का वीडियो दिखाती है, और सभी पेड़ पौधों के आकार, पत्ते, तने, फूलों के बारे में विद्यार्थियों के साथ चर्चा करती है। तो कहीं ना कहीं वो उसके विभिन्न भागों के बारे में ही तो बता रही है। तो इस गतिविधि में सबसे उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना है। तो क्या आकर्षित करना है ये आपको बताना है कि पौधों के भागों को आकर्षित करना है, बिल्कुल भी नहीं है। पौधों के पेड़ों के बीच अंतर, ऐसा भी नहीं है। पेड़ पौधों के वर्ग के भीतर मौजूद भिन्नता, यानी पेड़ पौधों में के जो भाग होते हैं उनके बीच जो भिन्नता पाई जाती है, जो डिफरेंस पाया जाता है, उसके बारे में वह क्या आकर्षित करना चाहती है। तो सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। मानव के लिए गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी है वो 100% करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। इसमें आपसे बोला है रीता एक ईवीएस का थीम खाद्य पढ़ाते हुए, यानी ईवीएस का एक थीम है जिसका नाम क्या है, खाद्य। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पास पड़ोस के घरों में विभिन्न खाद्य संरक्षण विधियों का सर्वेक्षण कराने के लिए कहती है। इस सर्वेक्षण में सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। तो बताइए इनमें से कौन सा होगा, विभिन्न व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील बनाना, बात सही है। सर्वेक्षण करने के कौशलों क्षमताओं का आकलन करना, सर्वेक्षण करने के लिए कौशल क्षमताओं का आकलन, ये गलत हो जाएगा। समुदाय से प्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्रित करना, और अवसर की बात हो गई, करेक्ट हो गया। समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर, ये भी करेक्ट हो गया। यानी पहला तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा इसी में ही है। ए वाला होगा नहीं, सी होगा नहीं, डी होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 20 में आपसे क्या बोला गया है, वर्तमान पाठ्यचर्या के अनुसार
प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के उद्देश्य कौन से हैं? यानी अब आपको ईवीएस के उद्देश्य बताने हैं कौन से हैं, तो बताइएगा ईवीएस के उद्देश्य जो है वो कौन से हैं। प्रकृति, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। बात एकदम 100% करेक्ट हो चुकी है। विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों की जानकारी या उनके बारे में जागरूकता का विकास करना, बात सही है। पृथ्वी को मानव, ये गलत हो जाएगा। ईवीएस के विभिन्न शिक्षण शास्त्र गलत हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा सही है, और पहला और दूसरा आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, तीसरा भी गलत होगा और चौथा भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 में कहा गया है एक ईवीएस शिक्षकों, यानी ईवीएस के जो शिक्षकों हैं इनके द्वारा क्या है गतिविधि आयोजित करने के लिए, समूह बनाने के लिए निम्न मानदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। यानी ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनको ध्यान में रखना चाहिए। ये आपको बताना है कौन सा इनमें से ध्यान में रखना चाहिए। तो ये आपको कमेंट करना है, जब तक बताइएगा जब तक मैं पढ़ रहा हूं कौन सा इनमें से करेक्ट होगा। उनके संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामूहिकरण गलत हो गया। लिंग के आधार पर बालक बालिकाओं को अलग गलत हो गया। पूरी कक्षा में जितने समूह हो सके बना ले गलत हो गया। डी वाला करेक्ट सही हो जाएगा। समूह के बीच सहभागिता और प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाइए। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। प्रश्न नंबर 22 में बोला गया है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या की प्रकृति है। बताइए, देखिए पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है, एकीकृत है, बट यहां पाठ्यचर्या की प्रकृति पूछी है। पाठ्यचर्या की प्रकृति कैसी है, पाठ की पूछी है, तो आपको कैसे बतानी है, तो एकीकृत तो होगी नहीं, अनुशासनात्मक होगी नहीं, विषय एकल विषय होगी नहीं, एक ही रहेगी क्या समावेशी। समावेशी प्रासंगिक थीम आधारित। आपने देखा होगा आपके में जो ईवीएस है उसमें भी थीम उपथीम दिए गए हैं, और क्या समावेशी शिक्षा के अनुसार हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा कहानियों की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं कल्पना की बात होगी। देखते हैं के माध्यम से ईवीएस अवधारणाओं को पेश करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। अब बताइए, ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और कौन कौन से जो स्टेटमेंट का ध्यान रखेंगे शिक्षक, ये आपको बताना है। देखिएगा, कहानियों को किसी अवधारणा के बारे में गलतफहमी की रचना नहीं करनी चाहिए। सही बात है, एक तो नहीं करनी चाहिए। गलतफहमी की रचना क्यों करेंगे आप। कहानियों को लिंग, जाति, धर्म, अन्य सामाजिक समूह से संबंधित कोई रूढ़िवादिता विचार चित्रित नहीं करना चाहिए। सही बात है भाई, कहानियों को भी आप जाति और लिंग धर्म के अनुसार आप बताओगे तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कहानियां मजेदार और मनोरंजक होनी चाहिए, गलत हो गया। कहानियां ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थी उससे जुड़ाव महसूस करें। यानी पहला दूसरा चौथा सही है, और पहला दूसरा चौथा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ए वाला गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 की चर्चा करते हैं दोस्तों। एक ईवीएस शिक्षक अपने विद्यार्थियों में मानचित्र कौशल को मन में बैठाने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किनको करने की कहेगा। यानी इनमें से कौन कौन से क्रियाकलाप जो है वो करेंगे बच्चे, और टीचर उनसे कहेगा कि आप इन क्रियाकलापों को करो। तो बताइएगा कौन सा होगा इनमें से। बताइए, मानचित्र में बुनियादी शिक्षा दिशाओं का पता लगाना, बात एकदम सही है। मानकीकृत चित्रों बनाना, ये भी ठीक है। अपने बनाए गए मानचित्रों के प्रतीकों का प्रयोग करना, ये भी बात सही है। मानकीकृत सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करते हुए मानचित्र की व्याख्या करना, यह भी सही है। यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। पहला गलत हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा भी गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। एक ईवीएस शिक्षिका एक चर्चा के दौरान बताती है कि राजस्थान के गांव के लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से ही अपना घर बना लेते हैं। यानी उनके यहाँ जैसी सामग्री पाई जाती है उसी से ही अपना क्या है घर बना लेते हैं।
जबकि मुंबई जैसे शहरों के लोग सीमेंट, ईंट, कांच और टाइल जैसी सामग्री खरीद कर घर लाते हैं और तब जाकर वो घर को बनवाते हैं। तो इस चर्चा में आकलन के लिए आकलन सीखने का प्रतिफल क्या है, ये आपको बताना है। देखिए कहीं ना कहीं राजस्थान और मुंबई की तुलना हो रही है, तो अवलोकन की तो बात है नहीं है, विश्लेषण की तो है। विशेषताएं हैं भाई, क्योंकि वहां ऊंची ऊंची बिल्डिंगें पाई जाती हैं, प्रयोग है नहीं है। तो विश्लेषण और तुलना दोनों है, और दोनों आपके इसमें है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी ए वाला नहीं होगा, रिकॉर्डिंग की कोई बात ही नहीं है, बी होगा नहीं और सी होगा नहीं। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 में देखते हैं दोस्तों क्या बोला गया है। एक ईवीएस की शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी पानी को बर्बाद करने वाले लोगों की विभिन्न दैनिक गतिविधि, यानी जो लोग पानी को बर्बाद करते हैं उनकी दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगाएं। समझ रहे हो आप? कहने का मतलब इतना है कि जो लोग पानी को वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं, वो उनकी गतिविधि क्या है, उनका नेचर कैसा है, व्यवहार कैसा है, उनके बारे में पता लगाने के लिए कहती है। निम्न में से कौन सी रणनीति उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त होगी, बताइए। जल से संबंधित वृत्त चित्र और फिल्में, कतई नहीं। एक नाले का भ्रमण गलत हो जाएगा यहाँ। पड़ोस और परिवार के साथ बातचीत करना, बताइए क्या होगा, ये वाला सही होगा क्या? नहीं होगा। आपका एक परिवार द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का अनुमान, यानी एक परिवार ज्यादा से ज्यादा कितना पानी यूज करता है और कौन कौन से परिवार ज्यादा पानी यूज करते हैं, कौन कौन बर्बाद करते हैं, तो इसमें पता चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज दोस्तों एक लाइक जरूर करिएगा। एक लाइक तो बनता है दोस्तों, हम आपके लिए इतनी जो मेहनत जो करते हैं, एक लाइक तो बनता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है, यानी मुख्य घटक है, अभिन्न घटक है। बस देखिए पाठ्य पुस्तकें हैं, बच्चों का वातावरण है, भाषाई दक्षता है या रोल प्ले है, बताइए कौन सा है। तो आप कहोगे कि जो भी शिक्षा दी जाती है वो बच्चे के वातावरण के अनुसार दी जाती है और मातृभाषा में बच्चे को सिखाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या बी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये वातावरण से सीखी हुई शिक्षा है। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। प्रश्न नंबर 28 में बोला गया है एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तक के चयन में किन मानदंडों का सबसे महत्वपूर्ण मानोगे, बताइए। ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से आप किसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानोगे, ये आपको बताना है। पाठ्य पुस्तक में लिंग, जाति, धर्म से संबंधित कोई रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए, सही बात है। क्या है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए पाठ्य पुस्तक में। पाठ्य पुस्तक में भाषा मानक होनी चाहिए, गलत हो गया। पाठ्य पुस्तक की कीमत कम और पतली होनी चाहिए, ऐसा कतई नहीं है। पाठ्य पुस्तक सचित्र और आकर्षण होनी चाहिए, यानी बच्चा जो है उससे पढ़ने में रुचि ले, ठीक है, उसमें चित्र बने हो। तो ऑप्शन नंबर क्या यहाँ पर पहला सही है और चौथा सही है, और पहला चौथा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तीसरा है नहीं है, इनमें चौथे दिए गए हैं, ये वैसे गलत हो गए, ठीक है। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की दोस्तों। प्रश्न नंबर 29 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। ज्यादातर इसमें विविधता के यानी रूढ़िवादी के प्रश्न इसमें शामिल है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को लिंग यानी जेंडर की रूढ़िवादिता सिखाने के लिए निम्न में से कौन सा संसाधन सबसे उपयुक्त होगा, यानी कक्षा 5 के बच्चे हैं, उन्हें हमें लिंग पढ़ाना है, जेंडर पढ़ाना है, इसकी रूढ़िवादिता सिखानी है हमें, तो कौन सा इसमें से ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, ये आपको बताना है। तो बताइएगा। सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण करना, सही बात है। अखबारों से लिंग का सशक्तिकरण, महिलाओं की कहानियां, गलत हो गया। महिलाएं स्वास्थ्य पेशेवर संख्या, ये भी गलत हो गई। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो कहीं ना कहीं करेक्ट जरूर है। सदस्यों के बीच आवंटन का पता लगाना कि कितनी वस्तुएं कितने लोगों के बीच बट रही हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। प्रश्न नंबर 30 की चर्चा करते हैं कि एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आपको अपने विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड प्रक्रिया कौशलों में दक्षता स्तर का विवरण देना है। निम्न में से कौन सी रिपोर्टिंग सबसे उपयुक्त होगी, बताइए। विवरण रिपोर्टिंग, अक्षर में ग्रेड, क्रम निर्धारण मापनी या संख्याओं में ग्रेडिंग, बताइए, कमेंट करिएगा।
तो देखिएगा बच्चों के क्या बताने हैं, कार्ड में प्रक्रिया कौशलों की दक्षता का विवरण देना है हमें। तो वो कहां से देंगे, क्रम निर्धारण मापनी से, कि कौन सा बच्चा कितने में नंबर पे आया है। अक्षर में ग्रेड नहीं देंगे, विवरण रिपोर्ट दे देंगे, संख्या में ग्रेड होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न है हमारा। और हाँ, इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है, बताइए। क्या पंजाब के लोगों का है, गुजरात का है, या उत्तराखंड का है, या छत्तीसगढ़ का है, बताइए। बताइए कहाँ का भोजन है ये, कमेंट करिएगा दोस्तों, कहाँ का ये प्रमुख के भोजन है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो भोजन है ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, यानी ये पंजाब का सर्वप्रिय भोजन है। क्या, राजमा चावल और छोले भटूरे। इसके साथ साथ एक और है, क्या है, मक्के की रोटी, मक्के की रोटी और सरसों साग, सरसों साग, ये क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, बात कर लेते हैं गुजरात की। गुजरात का क्या है आपका, बताइए, ढोकला है। चलिए बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। इसमें दिया गया है, राजमा चावल छोले भटूरे कहाँ के लोगों का प्रिय भोजन है, पंजाब के लोगों का सर्वप्रिय भोजन है। तिल के लड्डू का तिलकुट एक प्रसिद्ध लड्डू है जिसकी उत्पत्ति छत्तीसगढ़ के राज्य से हुई। भुने हुए तिल को काले गुड़ के साथ मिला देने पर और उसमें मूंगफली भी मिलाने पर इसका क्या हो जाता है, एक मिश्रण बन जाता है और उससे यह लड्डू बनाया जाता है। ढोकला, भाटिया, कड़ी, दाबेली और पात्रा जैसे भोजन कहाँ के हैं, गुजरात के हैं, जिसमें से प्रमुख क्या है, ढोकला। काफुली उत्तराखंड का पारंपरिक खाना है जो पालक और मेथी के साथ मिलकर बनाया जाता है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में क्या फेमस है, बताइए। लाल चीटी की चटनी, लाल चीटी की चटनी फेमस है, कहां पर, छत्तीसगढ़ में फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर सेकंड, इसमें आपसे बोला गया है 26 जनवरी 2001, यानी 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है। बात करते हैं, भुज जो है वो कच्छ जिले में स्थित है, और कच्छ जो जिला है ये कहाँ है आपका, ये आपका गुजरात में है। ये कहाँ है आपका, गुजरात में स्थित है। तो आपको तुरंत पता चल गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। महाराष्ट्र होगा नहीं, उत्तराखंड होगा नहीं, जम्मू कश्मीर होगा नहीं। एक महत्वपूर्ण बात और दोस्तों, महाराष्ट्र में क्या है, बरली, बरली चित्रकारी है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी, क्या है, फूलों की घाटी। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में बताइए क्या चीज फेमस है, सरसों के तेल में तली हुई मछली, समुद्री मछली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की। इसमें कहा गया गुजरात के कच्छ जिले में क्या स्थित है, भुज नामक स्थान है। यहाँ क्या हुआ था, 26 जनवरी 2001 को क्या आया था, भूकंप आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इस भूकंप में क्या हुआ था, कम से कम 20,000 लोगों की क्या हो गई थी, जान चली गई थी, और हजारों लोग क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में आपसे बोला गया है नीचे दिए गए किस राज्य में, यानी अब आपको इनमें से राज्य बताना है। गांव के अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर, 3 से 3.5 मीटर कह दो या 10 से 12 फुट कह दो, बात एक ही है। ठीक है, बात एक ही है। और जैसे ही आपसे बांस के खंभों की बात होती है तुरंत आपके दिमाग में एक ऑप्शन आ जाता है, वो क्या है आपका, वो क्या होता है आपका, असम। क्या है वो, असम है। ऊंचे बने होते हैं। इन घरों की जो छतें होती हैं वो क्या होती हैं, ढालू नुमा होती हैं, और फर्श और दीवारें किसकी बनी होती हैं, लकड़ी की बनी होती हैं। आंध्र प्रदेश की है, उड़ीसा की है, असम की है, केरल की है, बताइए कहाँ की है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कहाँ की है, असम की है। असम का एक महत्वपूर्ण नृत्य है, लोक नृत्य है, उसका नाम क्या है, बिहू। क्या है, बिहू लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश पोचमपल्ली। ठीक है, केरल, केरल की बात करते हैं शांत घाटी, केरल की शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान। शांत घाटी कहाँ स्थित है, शांत घाटी आपकी केरल में स्थित है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, और उससे भी पहले इसमें इंपॉर्टेंट ललन टॉप प्रश्न दिए गए हैं। असम के लोग कहाँ रहते हैं, बांस के खंभों पर बनाकर घर रहते
हैं। पेंट हाउस को क्या बोलते हैं? प्रीमियर इमारत कहते हैं। बंगला किसे बोलते हैं? सबसे ऊपरी मंजिल, बड़े बरामदे वाला घर। ठीक है। स्टूडियो रूम किसे कहते हैं? इसमें एक रूम होता है, एक किचन होती है और अलग से बेडरूम या लिविंग रूम नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में आपसे बोला गया है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कानपुर रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है? 432। यानी जो आपकी डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी? 432 किलोमीटर है। ठीक है। कहां से? दिल्ली से और कानपुर रेलवे स्टेशन तक की। अब कोई ट्रेन जो है वो 16 दिसंबर 2021 को रात को कितने बजे कानपुर से प्रस्थान करेगी और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 17 यानी अगले दिन 17 दिसंबर 2021 को सुबह 5:45 पर पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये 21:45 और ये कितना 5:45 के टोटल समय कितना होगा आप जानते हो? 21, ये 45 हो गया। ठीक है। इसके बीच में कहीं ना कहीं आपका करेक्ट टाइम 24 घंटे का हो गया होगा। 24 घंटे के बाद फिर ये 1 से शुरू हुआ होगा और कहां तक गया होगा? 5:45 तक। तो 5:45 तक तो यहीं से हो गया 5:45, सीधा सीधा 5:45 हो गया। और यहां से यहां तक का कितना हो गया इसको आप पहले काउंट कर लो और इसको काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 2:15 कितना हो जाएगा? 2:15 हो जाएगा। और इन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो आपका टोटल कितने घंटे आ जाएगा? 8 घंटे आ जाएगा। तो कहने का मतलब आपसे सिर्फ इतना है कि आपका जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा? टाइम आपका कितना हो जाएगा? टाइम आपका टोटल हो जाएगा 8 घंटे हो जाएंगे। यानी जो आपका टाइम है वो कितना है? 8 घंटे हो गए। ठीक है, 8 घंटे हो गए। अब आपसे पूछा गया उसकी औसत चाल, और चाल जो है मीटर प्रति सेकंड में निकालनी है। तो ठीक है, तो आप जानते हो जब चाल निकालेंगे तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो जब आप इसकी वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा? यहां रखिएगा वैल्यू। यहां जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा देखिएगा। डिस्टेंस कितनी है आपके पास? 432 और टाइम कितना है आपको? 8। और 8 से जब आप इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा ये आपका? ये आप देखिए 8 पंजे 40 और 8 चौक 32, क्या आ गया? किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमें मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है तो इसको हम किस में चेंज करेंगे? इसको हम चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो क्या करेंगे? 5/18 से गुणा कर देंगे और ये किस में चेंज हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। 18 तिया 54 और 5 तिया 15, तो कितना आ जाएगा? 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। बात करते गया है कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन में एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडा के किले का मानचित्र पैमाना इस प्रकार दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर में 110 मीटर। यानी आपको 1 सेंटीमीटर में कितना बोला है? कितने मीटर है? 110 मीटर है। ठीक है। यदि मानचित्र पर फतेह दरवाजा और पतन चेरू दरवाजे के बीच की दूरी कितनी है? इतने सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर की दूरी कितनी है आपकी? इतनी है। तो 15.5 सेंटीमीटर की दूरी कितनी होगी? तो 15.5 सेंटीमीटर की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी? यहाँ 110 गुणा 15.5 मीटर गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 1705 मीटर। अब 1705 मीटर आ गया। इन दोनों की बीच की वास्तविक दूरी आपको बतानी है कितनी होगी। क्या है? वास्तविक दूरी। लेकिन यहां किलोमीटर में दी रखी है, लेकिन मैंने किस में निकाल दी है? मीटर में निकाल दी है। तो ये क्या है? मीटर में है। तो जब इसको मैं किलोमीटर में चेंज करूंगा, जब आपका ये कितना है 1705, ये आपका क्या है? मीटर है। इसको किलोमीटर में चेंज करूंगा तो 1/1000 से क्या करूंगा? इसमें भाग कर दूंगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करूंगा तो 1.705 क्या आ जाएगा? किलोमीटर आ जाएगा। तो आपका कौन सा आ जाएगा? 1 पॉइंट देखो किस में दिया गया है, तो वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ पॉइंट गलत दिया हुआ है, यहाँ पॉइंट नहीं होगा। ये पॉइंट कहाँ होगा? यहाँ पॉइंट होगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 की चर्चा करते हैं दोस्तों। इसमें आपसे बोला गया है कि मुक्तापुर पोशमपल्ली जिले का एक गांव है जिस जिले में ज्यादातर परिवार बुनकर रहते हैं। बुनकर यानी बुनाई का काम करके रहते हैं।
उनके द्वारा बुने हुए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। यह जिला किस राज्य का एक भाग है? बताइए, कर्नाटक का है, आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का है या पश्चिम बंगाल का है? बताइए कहाँ का है? तो आप कहोगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ये कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, इसमें आपसे बोला गया नीचे दिए गए एक शहर में केवल एक प्रकार का खजूर के वृक्ष दिखाई देते हैं, यानी एक ही प्रकार के खजूर के वृक्ष पाए जाते हैं। अब वो आपको बताना है कहाँ है। कांदाहार में है, कराची में है, बर्लिन में है, अबू धाबी में है? बताइए कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। कहाँ है ये? अबू धाबी में स्थित है। और मैं आपको बता दूं, भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा खजूर के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, खजूर की खेती कहाँ होती है? एक आपकी राजस्थान में होती है, एक आपकी कहाँ होती है? राजस्थान में होती है, और दूसरी आपकी कहाँ होती है? गुजरात में होती है। कहाँ होती है? गुजरात में होती है। अबू धाबी की जो भाषा है वहां की, वो क्या है? अरबी भाषा है। क्या है? अरबी भाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ ललन टॉम प्रश्न है। अबू धाबी एक प्रकार का क्या है? खजूर नहीं होगा, खजूर होगा। क्या होगा? खजूर। खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं अबू धाबी में। भारत में खजूर की खेती राजस्थान और गुजरात में होती है, ये भी ठीक है। अबू धाबी के लोग अरबी भाषा का प्रयोग करते हैं। खजूर इस क्षेत्र का सबसे आम फल है। आम फल का मतलब बहुत ही मामूली फल है जो हर जगह मिल जाता है, क्योंकि रेगिस्तान में बहुत कम वृक्षारोपण होता है, यानी वृक्ष बहुत कम उगते हैं। यह एकमात्र पौधा है जो रेगिस्तान में उग सकता है, खजूर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। आपसे इसमें बोला गया है कि भोपाल जो है, भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में स्थित है। तो आपने क्या लिखा? भोपाल लिखा, और उससे भी पहले क्या लिखा? गांधीनगर। और गांधीनगर कहाँ है? यहाँ है आपका गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर कहाँ है आपका? यहाँ है। और इसके ठीक पूर्व में क्या स्थित है? भोपाल। क्या है? भोपाल। और बेंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में स्थित है, और जो बेंगलुरु है वो यहाँ स्थित है। कहाँ है? बेंगलुरु दक्षिण में स्थित है। बेंगलुरु दक्षिण में स्थित है। तो आपसे पूछा बेंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा, अगर इसके सापेक्ष जो है इसकी दिशा क्या होगी, तो आपको क्या करना है? यहीं पर ही एक मैप बना देना है। तो ये क्या है आपका? उत्तर में, और इधर क्या है आपका? पश्चिम में। तो ये क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, इसमें आपसे बोला गया है पीतल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, ये आपको बताना है। बताइए, यह एक तत्व है, यह एक यौगिक है, यह कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु है, यह कॉपर और टिन का समांगी मिश्रण है। बताइए। देखिए, टिन का समांगी मिश्रण नहीं है, यह किसका मिश्रण है? कॉपर और जस्ता का समांगी मिश्रण क्या है? आपका पीतल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, इसमें आपसे बोला है हमारे देश के एक ऐसा राज्य है जहां के लोग नारियल और टेपियोका की जो कहीं पे भी बात आ जाए तुरंत आपको क्या लगाना है? केरल। क्या लगाना है? केरल। और केरल में ही क्या है आपकी? शांत घाटी। क्या है? शांत घाटी। ठीक है, अपने आंगन में उगाते हैं और इन दोनों का उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। वह राज्य कहाँ है? आपने तुरंत लगा दिया, केरल। यहाँ का महत्वपूर्ण वो नृत्य क्या है? यक्षगान। क्या है? यक्षगान है। ठीक है, तमिलनाडु का पोंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं, देखिएगा। कर्नाटक का प्रसिद्ध भोजन क्या है? कोरी है, रस्सी गस्सी है, मैसूर है, पाक है, नीर है, डोसा है। और तमिलनाडु का प्रसिद्ध भोजन क्या है? इडली, सांभर, डोसा। ये तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। और एक वड़ा, ये क्या है? बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भोजन है तमिलनाडु के। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में आपसे हो रहा है चांगपा आदिवासी के लोग, जो चांगपा आदिवासी के जो लोग हैं जो पर्वतों पर रहते हैं, यह बड़े त्रिकोणी आकृति के टेंटों का उपयोग रहने के लिए करते हैं और इन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। इन टेंटों का डिजाइन है, बताओ, 1000 साल पुराना है, लगभग 800 साल पुराना, लगभग 100 साल पुराना, या अत्यंत आधुनिक? आधुनिक का मतलब नया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ में चला जाएगा। ये जो है 1000 से भी ज्यादा साल पुराना है। बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की दोस्तों। इसमें बोला गया है चांगपा आदिवासी के समुदाय मुख्य रूप से कहाँ है? जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में बसे हुए हैं। यह पूरे भारत
भारतीय उपमहाद्वीप में अनुसूचित जनजातियों में से एक है। चांगपा, यहाँ चंपा लिखे, चांगपा होगा, क्या है चांगपा। चांगपा मूल का एक बंजारा मानव समुदाय है जो भारत के लद्दाख के चांगथंग इलाके में बसते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर आपके 12 की। इसमें बोला है हमारे देश यानी भारत की, किसकी बात हो रही है, भारत की बात हो रही है। राज्यों की संख्या है, बताइए क्या 30 है, 28 है, 26 है, 27 है, बताइए क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ में लॉक, बी के साथ में लॉक हो जाएगा। कितने आपके भारत में राज्य कितने हैं, 28 राज्य हैं, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 हैं। करते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की। भारत में कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या कहां की है, आपके उत्तर प्रदेश की है। भारत का सबसे बड़ा साक्षर वाला जिला कौन सा है आपका, साक्षर वाला राज्य कौन सा है आपका, केरल है। चंडीगढ़ जो है वो पंजाब और हरियाणा दोनों की क्या है, राजधानी है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में आपसे क्या बोला गया, नीचे दिए गए 3 राज्यों के उस समूह को चुनना है हमें जिनके सभी राज्य बंगाल की खाड़ी पर है। सबसे बड़ी खाड़ी क्या है, बंगाल की खाड़ी, सबसे बड़ी खाड़ी। अब आपको बताना है जो बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित है। तो केरल तो बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित नहीं है, ना ही महाराष्ट्र है, तो ये तो वैसे ही कट गए, तो ये वैसे ही कट गए। अब चेक करते हैं, चलिए मैप में से देखते हैं आप। इसमें आपको दिया गया है पहला आपका कौन सा, उड़ीसा स्थित है बंगाल की खाड़ी में। दूसरा आपका आंध्र प्रदेश है। तीसरा आपका कौन सा है, तमिलनाडु है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन टिक लगाइए, कौन सा है आपका, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। ठीक है, ये 3 जो है कहां स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी के समुद्री तट पर स्थित है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 में बोला गया है चेराओ कहां का लोक नृत्य है, बताइए उड़ीसा का है, असम का है, छत्तीसगढ़ का है या मिजोरम का है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ में चला जाएगा। ये कहां का लोक नृत्य है, ये आपका मिजोरम का लोक नृत्य है। बात करते हैं असम के लोक नृत्य की, ये इसका कहां है, इसका क्या है, बिहू है, इसका क्या है, बिहू है। छत्तीसगढ़ का क्या है, पंती है, छत्तीसगढ़ का क्या है, पंती है। और एक है काकाहार, क्या है, काकाहार, यहाँ का क्या है, इंपॉर्टेंट नृत्य है। उड़ीसा की बात करते हैं, उड़ीसा का कौन कौन सा लोक नृत्य है, एक आपका सजाना है, क्या है, सजाना है। और दूसरा आपका कौन सा है, नचनी, क्या है, नचनी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहू का भी और एक और लिख लो, जो बिहू है ये असम का है। एक और होता है जिसका नाम क्या है, भोर, क्या है, भोर। ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है दोस्तों। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की, और इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। चेराओ नृत्य कहाँ का है, मिजोरम का है। नचनी, छोलाई, साजाना लोक नृत्य कहाँ है, उड़ीसा का है। बिहू, बोर, ओजापली लोक नृत्य कहाँ के, असम के हैं। पंथी, कक्सार, गेंडी ये कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, इसमें बोला हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा है, सूखा है, समतल है और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। जब भी बात हो जाए ठंडे रेगिस्तान की तो आपको एक ही ध्यान रखना है, वो क्या है आपका, लद्दाख, क्या है, लद्दाख है। आगे पढ़िए, यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, यहाँ बर्फ के ढके पर्वत हैं, सूखे ठंड सपाट मैदान है। यहाँ क्षेत्र, यह क्षेत्र कहाँ का भाग हो सकता है, ये आपको बताना है। बताइए, मेघालय का होगा नहीं क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग सुरंग पाई जाती है, इसे अटल टनल भी कहते हैं। लेह लद्दाख क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में क्या है, सरसों के तेल की क्या खाते हैं, सरसों के तेल से बनी हुई समुद्री मछली कहाँ खाते हैं, आपके जम्मू कश्मीर में खाते हैं। चलिए बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। इसमें आपको बोला राहुफ जो है वो जम्मू कश्मीर का क्या है, प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और नाटी कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है। मेघालय का लोक नृत्य क्या है, शादी है, क्या है, शादी सुख मिनसेम लाहो, ये क्या है,
लोक नृत्य मेघालय का है। होजगिरी, गारिया और झूम ये कहाँ के हैं? त्रिपुरा के लोक नृत्य है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है ये आपको बताना है। अनुरूप है, एकल विषय है, एकीकृत है या पाठ्य आधारित है, बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, यानी एकीकृत है। इसकी प्रकृति कैसी है? एकीकृत प्रकृति है। करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। इसमें आपसे बोला गया है दिए गए कथनों में से कौन सा ईवीएस सिखाने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिशें हैं, बताइए कौन सा है? सीखने के लिए स्कूल, घर, समुदाय के बीच सुनिश्चित सीमाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना, बात सही है। किताबी शिक्षा का प्रस्थान करना, ठीक है, ये पहला वाला रॉन्ग हो जाएगा। स्कूल में बच्चों के जीवन को बाह्य जीवन से जोड़ना चाहिए, भ्रमण कराना चाहिए, यानी दूसरा पहला नहीं होगा, पहला इसमें भी, पहला इसमें भी, इसमें भी है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 18। प्रश्न नंबर 18 में क्या दिया गया है देखिएगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है, बताइए। प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य हो सकता है ये आपको बताना है। विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण में के सम संबंधों में बच्चों की जिज्ञासा, रचनात्मक का पोषण करना, बात सही है, जिज्ञासा की बात हो रही है, पॉजिटिव वर्ड मिल गया। पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता का विकास करना, बात सही है। बच्चों को खोजपूर्ण व्यवहारिक गतिविधियों को शामिल करना, यह भी ठीक है। बच्चों के ज्ञान का एक निश्चित निकाय प्राप्तिकर रूप से देखना, यह गलत हो जाएगा यहाँ, यानी पहला, दूसरा, तीसरा सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा इन दोनों में दिया गया है, ये गलत हो गया है। यहाँ इसका चौथा कर लीजिए और पहला वाला जो ऑप्शन है उसे करेक्ट कर लीजिए, यानी पहला वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। इसमें बोला गया है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। यह बाल केंद्रित होती है, यह किताबी होती है, इसमें शिक्षक के रूप में शिक्षा नहीं दी जाती बल्कि शिक्षार्थी को दंड दिया जाता है, गलत हो गई। शिक्षक केंद्रित होगा नहीं, किताबी केंद्रित होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी जो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा होती है वो बाल केंद्रित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 20। इसमें आपसे बोला गया है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। क्यों चुनौतीपूर्ण है ये आपको बताना है, बताइए क्यों चुनौतीपूर्ण है, बताइए। तो इसमें सब आपको चेक करना है, ऑप्शन दिए गए हैं, कमेंट करिएगा कौन सा करेक्ट होगा। बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए, बच्चों द्वारा रटकर गलत हो गया, आप धारणाओं गलत हो गया। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों को सीखने का एकमात्र संसाधन के रूप में प्रयोग, ये गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। रचनात्मक की बात हो रही है, करके सीखने की बात हो रही है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21। इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सिखाने की अधिकतम सुविधा प्रदान कर सकता है, बताइए। इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिससे ईवीएस सीख सकें, और अधिकतम सुविधा कौन प्रदान करता है ये आपको बताना है। क्या संदर्भ पुस्तकें करती हैं, कहानियां और आख्यान करते हैं, पाठ्य पुस्तक, परीक्षा, विवरण। देखिए विवरण गलत है, परीक्षा गलत है, संदर्भ गलत है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22। इसमें बोला है निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है, बताइए। कौन सा पाठ्यक्रम का विषय है ये आपको बताना है, बताइए कौन सा पाठ्यक्रम का विषय है। ये तो आपने पढ़ा भी है। हमारा स्वभाव ये है नहीं है, जल संरक्षण है नहीं है, परिवहन के साधन है नहीं है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ विषय का मतलब क्या है, थीम। क्या है थीम में, क्या है, मित्र और परिवार। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23। इसमें आपसे बोला गया है ईवीएस सीखने में क्रियाकलापों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। ये 4 आपके क्या दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, आपको करेक्ट करने हैं, बताइए करेक्ट बताने हैं। साइकोमोटर कौशल विकसित करना, करेक्ट बात है। जोड़ तोड़ कौशल विकसित करना, यानी जोड़कर तोड़कर उसी चीज को दोबारा बनाना। करके सीखने की बात हो रही है, ये भी सही, ये भी सीखे। याद रखने की बात हो गई, गलत हो गया, यानी 4th वाला रॉन्ग होगा।
पहला दूसरा तीसरा सही होगा। यहाँ पे भी गलत हो गया, इसको चौथा कर लीजिए। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 में आपसे को कहा गया है बच्चों को ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है यदि, बताइए कैसे दी जा सकती है, ये आपको बताना है। गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, सही बात है भाई, गतिविधि तो आयोजित करनी चाहिए, लेकिन यहां किसकी बात हो रही है, सीख दी जा रही है, तो गतिविधि की कैसे बात आ जाएगी, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। गतिविधियों के बाद चर्चा आयोजित करनी चाहिए, चर्चा आयोजित करोगे जब तो आप सीख दोगे। शिक्षक द्वारा बच्चों को स्थानिक संदर्भों के अनुसार गतिविधि संचालित की जाती है, बात सही है। बच्चों द्वारा डिजाइन किए गए समूह तारों को शिक्षक द्वारा बढ़ावा देना, ये भी बात सही है, यानी दूसरा तीसरा चौथा सही है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा और डी गलत हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। इसमें आपसे बोला गया पौधों के बारे में अब आपको बताना है, पौधों के बारे में अब आपको करेक्ट बताना है कि क्या होगा, इसमें आपको बताना है। देखिएगा विषय पौधों के बारे में बताना है, पढ़िएगा पहले इसको अच्छी तरीके से। पौधे के मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि बच्चों को थीम आधारित वर्कशीट दी जाए, ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं, बात सही है। शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन गलत हो गया, आमंत्रित व्याख्यानों गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर आपका 26। इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा इसमें आपसे बोला गया है ईवीएस पाठ्य पुस्तक के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस सीखने के लिए अधिकतम उपयोगी है, संसाधन हो सकता है, बताइए अधिकतम कौन सा संसाधन उपयोगी है। देखिए समाचार पत्रों से हम सीखते हैं, सर्वेक्षण से सीखते हैं, बट ट्विटर से नहीं सीखते, समुदाय के सदस्यों से भी सीखते हैं, यानी तीसरा नहीं होगा इसमें, तीसरा इसमें और इसमें गलत हो गया। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27। इसमें आपसे बात कही गई है भोजन की। थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है समुदाय के सदस्यों के माध्यम से, सर्वेक्षण द्वारा, क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से, यदि नारे बच्चों द्वारा तैयार किए जाएं। बताइए कौन सा इनमें से होगा करेक्ट, बताइए। देखिए यदि नारे बच्चे द्वारा तैयार किए जाएंगे ये गलत हो गया, भ्रमण वाला तीसरा करेक्ट होगा। यदि सर्वेक्षण करेंगे ये भी सही होगा, समुदाय सदस्यों के माध्यम से ये भी सही है, यानी पहला वाला करेक्ट हो जाएगा, चौथा वाला गलत होगा, चौथा वाला गलत होगा, इसमें चौथा दिया नहीं है इसलिए ये गलत हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की दोस्तों। प्रश्न नंबर 28 में बोला गया है ईवीएस सीखने के लिए समूह कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है, सबसे उपयुक्त कारण है, बताइए। वे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं, बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क में सुधार करते हैं, बताइए सामाजिक संपर्क में सुधार करते हैं, बच्चों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं, ये भी बात पॉजिटिव ही हो रही है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी। ईवीएस सिखाने का एकमात्र प्रभावी रणनीति है, गलत हो गया, यानी चौथा नहीं होगा, इसमें दूसरा है नहीं, इसलिए यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। इसमें आपसे बोला गया है आकलन में स्वयं आकलन है, बताइए आकलन में स्वयं आकलन है क्या, सीखने के लिए आकलन है, सीखने का आकलन है, सीखने के रूप में आकलन है, कहीं पे भी स्वयं की बात आ जाए तो समझ लेना क्या है, सीखने के रूप में आकलन होता है, यानी डी वाला गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा और ए गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्वयं सीखने की बात हो रही है और स्वयं हमेशा रूप से ही सीखते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है, बताइए दर्ज जो जानकारी है उसका प्रयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है, तो आपको बताना है कि इनमें से ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए, बात सही है। बच्चे की सीखने की प्रगति रिपोर्ट विकसित करने के लिए, रिपोर्ट को विकसित थोड़ी ना करते हैं, बच्चों की जानकारी को विकसित करते हैं। बच्चे के सीखने के लिए साक्ष्य दर्ज, ये गलत हो गया, स्कूल का रिकॉर्ड वो तो पोर्टफोलियो में हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमसे पूछा गया है वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो
यानी बहुत सारे वर्ड हो और उनका क्या हो, एक निश्चित अर्थ निकलता हो, तो उन सब वर्डों को मिलाकर के क्या बनता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वर्डों को मिलाकर के क्या बनता है, वर्णों को मिलाने पर शब्द बनता है। तो जो निश्चित अर्थ देगा वही तो शब्द होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है इसका वो लॉक हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की। इसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आमात्रिक है। आमात्रिक का मतलब क्या होता है, जिस पर कोई मात्रा ना हो, क्या हो, कोई मात्रा ना हो, और कोई मात्रा नहीं होगी तो वो आपको देखना है। इसमें देखो बड़े आ की मात्रा है, बड़े आ की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, बड़े आ की मात्रा है, इस पे भी देखो बड़े आ की मात्रा है। सिर्फ एक ही शब्द है, वो क्या है आपका कलरव, क्या है, कलरव है, इस पे कोई भी मात्रा नहीं है, और जिस पर कोई मात्रा नहीं होती वही हमारा क्या कहलाता है, अमात्रिक कहलाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, सभी बहन भाई शेयर जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर सेकंड के बारे में चर्चा करते हैं। विरासत शब्द, विरासत शब्द जो है इसका क्या अर्थ है आपको बताना है। जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, पुरखों से प्राप्त होता है, मित्रों से प्राप्त होता है, यह मूल देकर खरीदा हुआ। बताइए विरासत शब्द जो होता है वो इसका अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए विरासत का मतलब ही क्या होता है, जो पुरखों से प्राप्त हुआ हो, जो क्या हो, हमारे पूर्वजों से हमें प्राप्त हुआ हो, पूर्वज ही तो पुरखों होते हैं, प्राप्त हुआ हो, वो क्या होता है, हमारा विरासत शब्द का अर्थ होता है। बात करते हैं विरासत की, तो चलिए कमेंट करके बताइए कि भारत का विरासत पशु कौन है। विरासत पशु, विरासत पशु बताइए कौन है, विरासत पशु जो है भारत का कौन है, कमेंट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 में आपसे बोला गया है एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती जो है वह क्या है, ये आपको बताना है। यानी एक भाषा शिक्षक के रूप में अगर आप शिक्षक हो, वो भी भाषा शिक्षक के, तो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी, ये आपको बताना है। तो बताइए क्या चुनौती होगी। पहला ऑप्शन दिया गया बच्चों को भाषा सिखाने का महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, भाषा संसाधनों का अभाव, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीति तय करना। बताइए तो सबसे पहले बात करते हैं जो आपकी भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है। और हाँ अभी मैंने आपसे पूछा कि विरासत पशु वो क्या है, आपका हाथी। विरासत पशु क्या है, वो आपका हाथी हो जाएगा। बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की, तो इस वाले क्वेश्चन में आपको बताना है कि सबसे बड़ी चुनौती क्या है, और सबसे बड़ी चुनौती क्या है, बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण के लिए एक अच्छी रणनीति तैयार करना, एक बहुत ही बढ़िया रणनीति तैयार करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर आपका 5। इसमें आपसे बोला है प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, प्राथमिक स्तर यानी 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों के लिए, ठीक है, बात हो रही है कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यानी अब हमें कैसा चाहिए, अब हमें नेगेटिव चाहिए, और जब नेगेटिव चाहिए तो उसमें नहीं दिया हुआ है, तो हमें नेगेटिव वर्ड आपको देखने हैं। अब क्या है नेगेटिव वर्ड, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध, वर्णमाला को क्रम से कंटेस्ट करना, स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए। हमें नेगेटिव वाला चाहिए, जबकि देखिए इसमें बोला है कि विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग, एकदम करेक्ट है ये, सही बात है ये। ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध, आप ध्वनि संकेतों का प्रयोग करते हो, ये भी सही है। स्पष्ट और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, ये भी सही है। अब 3 तो सही हो नहीं सकते, ये पॉजिटिव है, लेकिन हमसे पूछा क्या है नेगेटिव, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, और ये गलत हो जाएंगे, तो कौन सा वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। क्यों, इसमें ये नेगेटिव वर्ड दिया गया है, इसका हमें उद्देश्य नहीं है, इसका हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। दोस्तों सभी भाई बहन एक बार शेयर जरूर करिएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि जो है वो बेहतर है। बताइए कौन सी विधि जो है वो बेहतर होगी जब हम बच्चों का क्या मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन 2 प्रकार का होता है दोस्तों, एक आपका सतत मूल्यांकन, ठीक है, और एक आपका व्यापक मूल्यांकन, एक आपका सतत और एक आपका व्यापक। और इसमें से बोला है कि कौन सी विधि जो होगी वो बेहतर होगी, ये आपको बताना है। अपने अनुभवों को लिखना, श्रुतलेख, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर,
या सुंदर लेख और अभ्यास? बताइए क्या होगा इसमें से? भाई मूल्यांकन करोगे तो आपके कहीं ना कहीं उसमें आपके अपने अनुभवों को लिखेंगे, जब तो उनका मूल्यांकन होगा। बच्चे जरूरी नहीं है कि पाठ पर आधारित जो प्रश्न है वही लिख दें, सुंदर लेख की जरूरत नहीं है। श्रुत लेख यानी सुना हुआ थोड़ी नहीं लिखेंगे, जो उनके अंदर विचार है उन्हीं को ही तो लिखेंगे, और विचार क्या है, अनुभवों को लिखेंगे। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 बोला है भाषा के अभिव्यक्तियात्मक कौशल है। बताइए, यानी भाषा को हम किसी के सामने अभिव्यक्त कर सकते हैं, वो किस प्रकार कर सकते हैं? भाषा के कौशल कितने होते हैं? कौशल की बात करते हैं, भाषा के 4 कौशल होते हैं। कौन कौन से? सुबो पाली। सुबो पाली का मतलब, सुबो का मतलब क्या होता है? सुनना होता है, बो का मतलब बोलना, और पा का मतलब पढ़ना, और ला का मतलब लिखना। सबसे अंतिम कौशल क्या होता है? लिखना होता है। ठीक है दोस्तों, अब बताना है आपको कि अगर आपकी अभिव्यक्ति होगी, अभिव्यक्ति आप करोगे तो इसी के बारे में बोल के ही तो बताओगे। बोल के बताओगे तो आप किस प्रकार करोगे? बताइए भाई, आप तो या तो बोलकर बताओगे या लिखकर बताओगे, यही दो है। सुनकर बताओगे नहीं, सुनना गलत हो जाएगा, पढ़ना गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो 100% करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 8। प्रश्न नंबर 8 में आपसे क्या बोला गया है? देखिएगा, इसमें आपसे बोला गया है गृह कार्य से रिलेटेड है। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन हमें सत्य बताना है, यानी हमें पॉजिटिव वाला स्टेटमेंट चाहिए। तो 3 नेगेटिव होंगे और 1 पॉजिटिव होगा, और हमें पॉजिटिव वाला चाहिए। गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। गलत बात, अभिभावकों को थोड़ी ना व्यस्त रखना है, ना ही बच्चों को व्यस्त रखना है, उन्हें तो सिखाना है। दूसरा है बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। करेक्ट बात है। अभी मान लो 1 क्लास का बच्चा है और आप उन्हें 10-10 पेज का आप होमवर्क दे दोगे तो वो कैसे कर लाएगा, जबकि उसमें लिखना आता नहीं है। तो उसकी क्षमता के अनुसार आप उसे क्या दोगे? होमवर्क दोगे। गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्यों का अभ्यास है। गलत बात, ये भी रॉन्ग वर्ड हो गया। यहां बात हो रही है कि गृह कार्य के बारे में बताना है, बस गृह कार्य देना अति आवश्यक है, कोई जरूरी आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ए भी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम करेक्ट है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की दोस्तों। इसमें आपसे बोला है भाषा की बात हो रही है, इसमें भी बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। यह कथन किसका है? यानी बच्चे जो होते हैं वो भाषा सीखने की क्षमता जो है उनमें से जन्मजात होती है, और जन्मजात जो होती है तो वो सीख के ही तो पैदा होंगे, और जब ये जन्मजात होगी तो ये जो विचार है, ये कथन है, ये किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने नहीं दिया था, पावलोव ने नहीं दिया था, जीन पियाजे ने नहीं दिया था। किसने दिया था? ऑप्शन नंबर सी है, नोम चॉम्स्की ने दिया था। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 को देखिएगा दोस्तों। इसमें आपसे क्या बोला है? भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अब फिर हमें नेगेटिव वाला चाहिए। नेगेटिव वाला यानी रॉन्ग स्टेटमेंट वाला हमें देखना है। तो 3 करेक्ट होंगे, ठीक है। अब जो एक करेक्ट नहीं होगा बस वही हमारा क्या होगा, इसमें से आंसर होगा। चलिए पढ़ते हैं, देखिएगा। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। भाई भाषा अर्जन अलग होती है, अर्जन अलग करना होता है, और सीखना अलग होता है, अधिगम अलग होता है। तो ये तो पॉजिटिव है, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा, यहां गलत हो गया, ठीक है। भाषा शिक्षण केवल, केवल शब्द दे दिया, तुरंत पता चलेगा यही वाला ऑप्शन होगा, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लो। भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्यापन सहायक है। करेक्ट बात है। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक है, ये भी सही बात है। तो देखिए ये सही है इसलिए गलत है, ये सही है इसलिए गलत है। तो जो गलत वाला होगा, जो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, हमसे नेगेटिव पूछा है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में कमेंट करिएगा दोस्तों कि भाषा शिक्षण का संप्रेषणात्मक परक यानी संप्रेषण परक कम्युनिकेशन उपागम है, ये आपको बताना है। बोलना कौशल पर बल देता है, सिर्फ बोलने से थोड़ी नहीं काम होगा। मातृभाषा का प्रयोग करना शेद है, और यहां बोल रहा है निषेध है। बिना मात्र, ये रॉन्ग वर्ड हो गया, ये वैसे गलत हो गया। संदर्भ में भाषा का प्रयोग की कुशलता पर बल देना, करेक्ट बात है। भाषिक संरचनाओं, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर दोस्तों 11 में आपसे क्या बोला? प्लूटो का यह कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच में विदेशी की तरह होता है। जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, वो बड़ों के सामने विदेशी की तरीके से होता है। किस मानसिक सच्चाई की ओर संकेत करता है? यह कैसी सच्चाई की ओर संकेत करता है, ये आपको बताना है, ठीक है।
इसमें बताना है बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं, जो भी उनकी भाषा है उसमें क्या करते हैं, वो बोलते हैं, ठीक है, जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते। करेक्ट बात है, छोटा बच्चा जो होता है पता नहीं क्या क्या बोल जाता है, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पाते, ठीक है, तो ये वाला तो करेक्ट बात है। और आगे बढ़ते हैं, बच्चा बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी में, बच्चा तो छोटा होता ही है, अजनबी क्यों होगा, वो तो अपना ही है। बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है, गलत। बच्चों की भाषा प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्ण, ये भी बात गलत है। जो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। 13 में बोला गया है भाषा की कक्षा में कहानियां आ गया, तो कहानियां आ गया तो कहीं ना कहीं तर्क की बात हो रही हो, वो हो जाएगा। कल्पना की बात हो रही हो, वो हो जाएगा। चिंतन की बात हो रही हो, वो वाला आंसर हो जाएगा। और सोचने की बात हो रही हो, सोच पर, तो ये क्या हो जाएंगे, करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। मनोरंजन का साधन है, गलत बात है। पाठ्य पुस्तक का एक पार्ट है, गलत बात है। विभिन्न प्रकार की भाषाएं की संरचना चिंतन विकास की संभावनाएं हैं, करेक्ट हो गया। भाषा कौशल का विकास का एकमात्र साधन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भाषा के कौशल के विकास के कई और भी साधन होते हैं। कुल कितने साधन होते हैं, 4 बोलने के होते हैं। कौन कौन से, सुबह लेकिन हमसे क्या बोला, कहानियां। तो कहानियों की बात में मैंने आपको वर्ड बता दिए, कहीं ना कहीं ये नजर आए, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। इसमें बोला है भाषा कौशल, भाषा कौशल कितने हैं, 4 हैं टोटल कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन करेक्ट है। अब आपको करेक्ट बताना है, बताइए। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं, जरूरी नहीं है क्रम से सीखे जाए। बहुत से बच्चे क्या होते हैं जो सुन नहीं पाते हैं लेकिन बोलना सीख जाते हैं। सुनना और पढ़ना निष्क्रिय, ये तो गलत हो गया भाई, निष्क्रिय कैसे हो जाएंगे। पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध, भाई साहब संबंध होता है, अंतर संबंध होता है सभी कौशलों में। सभी कौशल जो होते हैं वो एक दूसरे से अंतर संबंध होते हैं। बहुत ही बढ़िया बात कही है, ये वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा 14 वाले का आंसर। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 से पहले अगर आप इस चैनल पर अभी भी विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और हाँ शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें, शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा इसका क्वेश्चन है विकसित शब्द का प्रत्यय क्या है। देखिए आपको सबसे पहले प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में पता होना चाहिए। बात करते हैं प्रत्यय की, तो प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय जो होता है, जो प्रत्यय होते हैं ये कहाँ लगे होते हैं, पीछे लगे होते हैं। कहाँ लगे होते हैं, पीछे लगे होते हैं। और जबकि बात करें उपसर्ग की, उपसर्ग कहाँ लगे होते हैं, आगे लगे होते हैं। तो यहाँ बात किसकी हो रही है, यहाँ बात हो रही है किसकी, यहाँ बात हो रही है आपकी प्रत्यय की। तो प्रत्यय कहाँ लगते हैं, पीछे लगते हैं। और उपसर्ग कहाँ लगते हैं, उपसर्ग आपके आगे लगते हैं, आगे लगते हैं। तो प्रत्यय में विकसित यानी विकास, विकास प्लस, अब छोटी ही है तो क्या हो जाएगा, विकास प्लस इत। तो विकास जो होगा उस पे इत और लगा देंगे आप, तो क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। तो जो पीछे क्या लगा, इत, तो सित होगा नहीं, ता होगा नहीं, सत होगा नहीं, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। इसको आप तोड़ के भी निकाल सकते हो। उपसर्ग में क्या होता है, उपसर्ग में क्या होता है, उपसर्ग में क्या, कोई वर्ड आगे लगा होता है बस, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 में आपसे बोला गया है आज की तालीम भी इसी दौर के साथ दे रही है, यानी जो आज की जो तालीम है, आज की जो जनरेशन है वो इसी का साथ दे रही है। तालीम भी इसी के साथ। इस वाक्य में निपात, निपात क्या होता है, निपात में आपको बताऊं ये क्या होता है, कर्ता, कर्ता लिंग और क्या क्रिया, इनका निपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इसमें क्या है, आज तालीम भी जो है ये क्या है, निपात है। आप चाहे यहां स्त्रीलिंग कर दो, चाहे पुल्लिंग कर दो, चाहे क्रिया बदल दो, चाहे कर्ता बदल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वो एक ही शब्द क्या है, भी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। आज होगा नहीं, इस होगा नहीं, मैं होगा नहीं, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। प्रश्न नंबर 17 में बोला है आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। आधुनिक युग जो है, बात करते हैं आधुनिक युग, आधुनिक युग की बात करते हैं। आधुनिक जो युग है वो किसका युग है, आप कहोगे सर विज्ञान का युग है। तो जब विज्ञान का आधुनिक युग है तो आधुनिक जो शिक्षा होगी वो भी तो विज्ञान की शिक्षा होगी।
होगी या नहीं? बिना टेक्नोलॉजी के कभी विकास होगा ही नहीं। और टेक्नोलॉजी कहां से विकसित होगी? विज्ञान से होगी। तो कला की जरूरत नहीं है, भाषा की जरूरत नहीं है, इतिहास की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। प्रश्न नंबर 18 प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। प्राथमिक स्तर यानी 1 से लेकर के 5, 1 से लेकर 5 तक के बच्चों की बात हो रही है। बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। बताइए क्या उद्देश्य है बच्चों की भाषा का हमें आकलन करने का? क्या उद्देश्य ये आपको बताना है। उसकी पठन क्षमता का आकलन करना, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, उसकी लेखन क्षमता का आकलन करना, उसके बोलने की कुशलता का आकलन करना। बताइए किस चीज का आकलन करोगे? बताइए। बात हो रही है यहाँ भाषा के आकलन की बात हो रही है, तो भाषा प्रयोग की तो बात करोगे। वह किस भाषा में बात कर रहा है? अगर वह मातृभाषा से बात कर रहा है तो उसे मातृभाषा में उसे समझाएंगे बच्चों को। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो इसका बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। इसमें बोला है इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? बताइए। देखिए कहानी अगर हम किसी को बताएंगे तो वो भी कुछ ना कुछ तो सीखेगा। कोई भी घटना घटित हुई है, कोई इवेंट घटित हुई है, उसके बारे में समझाएंगे बच्चों को, समझेगा। कहानी लिख लिख के समझाएंगे, भाई लिखो इसे, तो वो भी समझ जाएगा। यानी ये तीनों जो है वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमें सबसे कम प्रभावी चाहिए, नेगेटिव वाला चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? श्रुतलोक। क्या हो जाएगा? श्रुतलेख हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 20। इसमें आपसे क्या बोला गया है? रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ाने वाली रितिका, यानी तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली एक लड़की है जिसका नाम क्या है? रितिका है। और रीमा क्या है? मैडम है। कि भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमित प्रक्रिया का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने यह जो है किस आधार पर दिया? रीमा ने वही टीचर के पास बच्चे का ब्यौरा पूरा रहता है कि बच्चा कब कौन सी प्रतियोगिता कर रहा है, कब कौन सी परीक्षा में पास हुआ है, कितने अंकों के साथ पास हुआ है। तो उसको अवलोकन नहीं कहेंगे, जांच सूची नहीं कहेंगे, लिखित परीक्षा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? पोर्टफोलियो कहते हैं। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। इसमें बोला है भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? भाई जहां पे भी भाषा अर्जन की बात आ जाएगी वहां चौमस्की आप लगा सकते हो। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 में बोला है प्राथमिक स्तर यानी 1 से लेकर 5 तक की बात हो रही है। भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? यानी भाषा सीखने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा साधन है, ये आपको बताना है। चलिएगा इसका मुझे कमेंट करके बताइएगा आंसर क्या होगा इसका। बताइए क्या कंप्यूटर होगा? क्या कंप्यूटर होगा इसका? क्या समाचार पत्र होगा? क्या बाल साहित्य होगा? या टेलीविजन होगा? सबसे कम महत्वपूर्ण, सॉरी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, तो ये कंप्यूटर ज्यादा जरूरी नहीं है भाई, कंप्यूटर भी नहीं है, समाचार पत्र भी नहीं है, लेकिन बाल साहित्य जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न नंबर 23 में आपसे बोला गया बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। ठीक है, अपनी मातृभाषा का प्रयोग करके बात कहते हैं, तो यह बात क्या होगी? विचारणीय होगी। इस पर विचार किया जाएगा कि मातृभाषा से क्यों बोल रहा है, गलत, अनुचित होगी, नहीं होगी, निंदनीय नहीं होगी, नहीं होगी, क्या होगी? उसकी भाषा को है स्वाभाविक है, उसका बोलने का तरीका है, और जो उसका बोलने का तरीका है उसी के अनुसार जो शिक्षक होगा उसको क्या देगा? शिक्षा देगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24। इसमें आपसे क्या बोला गया? बहुभाषिता की बात हो रही है। बहुभाषिता हमारी पहचान भी है, और हमारी देखिए बहुभाषिता क्या? हमारी पहचान है, और हमारी क्या है? सभ्यता है। क्या है? सभ्यता है, और सभ्यता के साथ साथ क्या है? हमारी संस्कृति है। क्या है? संस्कृति है। तो यहां ये दोनों वर्ड आ जाएंगे। तो देखिए संस्कृति पहले आएगा नहीं, यहाँ साहित्य आ रहा है, एक ही ऑप्शन है वो क्या है आपका? ए वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25। इसमें क्या बोला है? प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में कार्टून, किताबें जो होती हैं पाठ्य पुस्तक, उसमें कार्टूनों के चित्र होते हैं, भाषण होते हैं, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता के विकास में क्या होते हैं? निरर्थक होते हैं, बाधक होते हैं, अनुपयोगी होते हैं। गलत हो जाएगा। क्या होते हैं? सहायक होते हैं। क्या होते हैं? सहायक होते हैं, उपयोगी होते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। बताइए भाई कोई भी भाषा शिक्षण का कार्यक्रम है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये आपको देखना है। बताइए भाई भाषा शिक्षण का कार्यक्रम होगा तो सबसे पहले आप उसकी क्या देखोगे? बोलने की क्षमता ही तो देखोगे कि वो किस प्रकार बोल रहा है।
बोलने की अभिव्यक्ति देखोगे कि वो किस प्रकार अभिव्यक्ति कर रहा है, तो बच्चे की लिखित भाषा नहीं देखोगे आप, सहज भाषा की क्षमता ये भी नहीं देखोगे, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति देखोगे कि वो किस प्रकार बोल रहा है। पठन की यहाँ कोई बात ही नहीं, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। इसमें बोला है कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं का डैश बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। बताइए, जब बच्चे स्कूल आते हैं तो 2-3 भाषाओं की क्षमताओं को क्या पढ़ने में, इसका मतलब बच्चे जानते होंगे नहीं, लिखने में, रटने में नहीं, समझने में, समझने और बोलने की जो क्षमता होती है उससे क्या होता है, लेस होते हैं। लेस का मतलब कमजोर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में लॉक हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28। इसमें आपसे बोला गया पैर, जो आपका पैर है इसका समानार्थी शब्द नहीं है। तो देखिए पैर को हम चरण भी बोलते हैं, पग भी बोलते हैं, पग और पद भी बोलते हैं, नव नहीं बोलते। और नव का क्या होता है, नव का मतलब होता है नया, नया या नवीन। क्या होता है, नया या नवीन होता है। तो क्या कौन सा वाला इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 में बोला है बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बताइए क्या महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा जब बच्चों की भाषा सीखने में। बताइए, सुंदर लिखना जरूरी नहीं है भैया, सीखने की बात हो रही है तो लिखने की तो बात वैसी गलत हो जाएगी। मानक बरतनी तो आप लिख कर ही करते हो, तो क्या होगा, बातचीत करना। भाई सीखने की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं किसकी, मौखिक भाषा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, मौखिक भाषा की बात हो रही है। और भाषा की बात करें, भाषा के कितने कौशल होते हैं मैं आपको बता चुका हूं, कितने कौशल होते हैं, कुल 4 कौशल होते हैं। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता होती है, बताइए क्या होती है, ये आपको बतानी है। बिल्कुल भी नहीं होती। क्यों नहीं होती, वो बच्चा सीखेगा कैसे, अनुकरणीय होती है, यानी जब कोई दूसरा करता है उसी के अनुसार करते हैं। बच्चे करते जरूर है बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्षमता की बात हो रही है, अर्जित की जाती है, गलत, अर्जित नहीं की जाती। बच्चों में जो भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। कब होती है, जन्मजात होती है। और ये किसने कहा था, ये चोमस्की ने कहा था। किसने कहा था, चोमस्की ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31। इसमें बोला है ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार क्यों कहा जाता है, अनुस्वार का मतलब जो नासिकीय वर्ड होते हैं, जो नाक द्वारा बोले जाते हैं, ठीक है, यानी नाक द्वारा वायु बाहर निकलती है। व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियां कतई नहीं, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां गलत, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। स्वर के बाद आने वाले नासिक्य की ध्वनियां क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो इसका बी है, डी है, वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 की। और प्रश्न नंबर 32 में आपसे क्या बोला गया है, पढ़िएगा एक बार। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म है, कौन सा शब्द युग्म जो है वो क्या है, सही है। ठीक है, शब्द नहीं है, सही है। क्या है, सही है। तो बताना है, देखिए ये वाला बारात होता नहीं है, ये वाला बारात होता नहीं है, और ये बसंत होता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 33 में बोला कनक। कनक शब्द का अर्थ है, कनक का मतलब आपने पढ़ा होगा सोना, ये तो सबको पता होगा। और एक का मतलब क्या होता है, धतूरा। ठीक है, और एक का मतलब और देख लेते हैं। देखिए वृक्ष होगा नहीं, ये दोनों तो होते हैं, ये दोनों होते हैं। गेहूं होता है और दूसरा क्या होता है, गेहूं होता है। ठीक है भाई, गेहूं होता है। और पलाश होगा नहीं, इनमें से कोई होगा नहीं। यानी ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। जो कनक है, कनक का मतलब क्या होता है, स्वर्ण होता है, धतूरा होता है और गेहूं होता है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 34 की। प्रश्न नंबर 34 बोला है इनमें से पृथ्वी शब्द है। बताइए पृथ्वी शब्द जो है वह कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है, विदेशी शब्द है, या तत्समक शब्द है। देखिए जिस किसी शब्द में इस वाले सा का प्रयोग हुआ होगा, या इस वाले सा का प्रयोग हो, इतना सही बस, या री का प्रयोग हो, ऋषि का प्रयोग हो, ये सारे क्या होते हैं, तत्समक शब्द होते हैं। तो इसमें भी देखो री का प्रयोग है तो आपको पता चलेगा क्या है, तत्समक शब्द है। ठीक है, तत्सम शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35। इसमें बोला है संप्रदान कारक का परसर्ग है, यानी बोलते के किसके द्वारा है। बताइए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। संप्रदान के
प्रसर्ग क्या है, के लिए। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 36। इसमें बोला है मैं चित्र बना रहा हूं, यानी मैं चित्र बना रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं आपको लाइव। ये क्या है, ये वर्तमान की तो बात हो रही है, वर्तमान की बात हो रही है। तो देखो वर्तमान की बात किसमें दी गई है, भविष्य की है नहीं है, भूत की है नहीं है, अनिश्चित है नहीं है, क्या है ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ था दिया होता तो वो भूतकाल की बात होती, यदि गा दिया होता या गा गी गे दिए होते तो ये फ्यूचर की बात होती, यानी भविष्य की बात होती। अनिश्चित की बात करें, अनिश्चित में क्या आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, क्या कुछ शब्द अनिश्चित में आ जाता है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 37। इसमें बोला है आलू, आलू किस भाषा का शब्द है, बताइए। क्या पुर्तगाली शब्द है, चीनी शब्द है, अरबी शब्द है या अंग्रेजी शब्द है, बताइए। अंग्रेजी शब्द तो पोटैटो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अंग्रेजी है नहीं है, अरबी है नहीं है, चीनी है नहीं है, क्या है पुर्तगाली शब्द, क्या है आपका आलू जो है पुर्तगाली शब्द है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 38। इसमें बोला है शाह, शाह जो है वर्ड का उच्चारण क्या है, मूर्धा है, क्या है मूर्धा उच्चारण है, तो ये आपको पता रखना है। दंत होगा नहीं, तालु होगा नहीं, कंठ होगा नहीं, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका उच्चारण आपका शाह हो जाएगा। और भी मैं आपको बता दूं, जो दंत होता है, दंत और जो क्या बोलते हैं कंठ होता है, इसका क्या होता है का वर्ग होता है। का वर्ग के जितने भी वर्ड होते हैं 5 होते हैं, वो सारे क्या होते हैं का वर्ग के उच्चारण होते हैं। ठीक है, और बात करते हैं ये किसका है, शाह, सा किसका है, सा किसका हो जाएगा, मूर्धा का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ सही है, बताइए। अति प्रसन्न होना बिल्कुल भी नहीं, फूल की तरह खिलना बिल्कुल नहीं, दुर्बल की बात हो रही है। जो गुलर का फूल होता है वो काफी क्या होता है, कमजोर होता है, कमजोर होता है, दुर्बल होता है, सुगंधित होगा नहीं। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 में बोला गया है दृष्टिबंधित, दृष्टिबाधित जो बच्चे को भाषा सिखाते समय आप क्या करोगे, यानी क्या इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ही आपको बताना है। उन्हें कक्षा में अलग बैठाने की बात हो गई, गलत हो गया, गलत हो गया तुरंत। उन्हें विभिन्न मासिक गतिविधियों में शामिल नहीं करेंगे, भाई क्यों नहीं शामिल करोगे, ये तो भेदभाव वाली बात हो गई। कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब उनकी दृष्टि नहीं है तो कम पाठ हो या ज्यादा पाठ हो, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करेंगे, ये वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं दृष्टिबंधित की बात करते हैं, तो इनके लिए कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं इनके लिए क्या ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है, कौन सी लिपि का, ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि ब्रेल लिपि जो दिवस है ये कब मनाया जाता है, कमेंट करिएगा कब मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 41। इसमें आपसे क्या बोला गया है, इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा इसमें आपसे बोला गया है शुद्ध शब्द की बात हो रही है, और शुद्ध शब्द का क्या बताना है आपको, स्त्रीलिंग बनाना है। तो बताइए अगर आप स्त्रीलिंग इनका बनाओगे तो क्या बनाओगे, स्त्रीवाचक जब इसको बनाओगे तो क्या बनाओगे, और इनमें से कौन सा प्रत्यय लगा के बनाओगे। प्रत्यय क्या होते हैं, जो पीछे लगते हैं, जो पीछे लगते हैं वो क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं, और जो आगे लगते हैं वो क्या होते हैं, वो उपसर्ग होते हैं। सुत में अगर इक लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये सुतिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुतिक हो जाएगा। और ई लगा दोगे तो आपका सूती हो जाएगा, ठीक है, और इक लगा दोगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ई लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, सूतिक हो जाएगा, सूतिक हो जाएगा। दो बार दे दिए, एक यहाँ बड़ी वाली ई का होगा तो ये इधर की मात्रा आ जाएगी सूतिक में, सूता आ जाएगा, क्या सूता, ये क्या हो जाएगा, सूता आ जाएगा। तो देखिए ये इक लगेगा नहीं, ई लगेगा नहीं, इक लगेगा नहीं, क्या होगा, आ लगेगा। तो इसका स्त्रीलिंग क्या होता है, सूता होता है। सुत का स्त्रीलिंग क्या होता है, सूता होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक मैंने अभी भी बताया, अनिश्चयवाचक में क्या कुछ शब्द दिया हो वो क्या होता है, अनिश्चयवाचक होता है। ठीक है, तो कौन, ये कौन है, क्या है, ये सारे क्या है, ये प्रश्नवाचक हैं, क्या है, प्रश्नवाचक शब्द हैं। जबकि कुछ जो है क्या है, कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक शब्द है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 43। इसमें आपसे क्या बोला है,
प्रकृति का सुकुमार किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रकृति का सुकुमार किसे कहा जाता है? क्या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है, या कबीरदास को कहा जाता है? बताइए किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ में लॉक हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 44, इसमें बोला है उच्च प्राथमिक की बात हो रही है, यानी 5 to 8 की बात हो रही, सॉरी 6 to 8 की बात हो रही है दोस्तों। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है दोस्तों, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। हम आपके लिए इतनी मेहनत जो करते हैं, इस स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका है। बताइए, यदि बच्चों की अगर हम मौखिक अभिव्यक्ति करेंगे तो बच्चे हमें कुछ ना कुछ बोल के बताएंगे, बोल के ही बताएंगे, और बोल के बताएंगे तो सबसे बढ़िया सर्वाधिक उचित तरीका कौन सा होगा? प्रश्न पूछेंगे तो बच्चे हमें बोल के बताएंगे, ये भी बात ठीक है। प्रतिक्रिया व्यक्त करना, जब हमने बच्चों के साथ कोई क्रिया की तो वो प्रतिक्रिया भी करेंगे। परिचर्चा करना करेक्ट है। अब तीन तो सही हो नहीं सकते, इसलिए ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, क्या हो जाएगा? उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 45 की। प्रश्न नंबर 45 में बोला गया है, आपको देखिएगा प्रश्न नंबर 45 में क्या बोला गया है। इसमें आपसे बोला गया है कि बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। इसमें भी बात वही आ रही है। तो बताओ, बच्चों की अगर आप मौखिक अभिव्यक्ति करोगे, उनका आकलन करोगे, सतत आकलन करोगे, तो इनमें से कौन सा सही होगा? बताओ कौन सा सही होगा? शब्द पढ़वाओगे आप? बात गलत हो गई, शब्द पढ़वाना। प्रश्नों के उत्तर पूछना, ये भी गलत है। सुने हुए को दोहराना, ये भी गलत है। विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। वैसे करेक्ट तो ये भी वाला था, बट इससे ज्यादा जो है वो ये वाला करेक्ट है, इसलिए क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 46, इसमें आपसे बोला गया है हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो आपको देखना है। वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि है, यानी रुचि नहीं है। हिंदी बहुत कठिन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डी वाला करेक्ट हो जाएगा। हिंदी और उनकी मातृभाषा संरचना में क्या है? अंतर होता है, इसीलिए क्या है? वो कठिनाइयां महसूस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 47, इसमें आपसे बोला है भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बताइए, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? देखिए यहाँ क्या हो रही है, व्याकरणिक की बात हो गई, गलत हो गया। पाठ पर आधारित प्रश्न, ये भी गलत हो गया। भाषा की पाठ्य पुस्तक की भी बात हो रही है। समृद्ध भाषिक वातावरण, जब तक आप ना वातावरण ही नहीं दोगे अच्छा, तो वो कैसे सीखेंगे? तो क्या है मेन चीज, क्या है? समृद्ध भाषिक वातावरण करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 48, इसमें आपसे क्या बोला गया है? देखिएगा प्रश्न नंबर 48 की बात करते हैं। इसमें आपसे बोला गया है बच्चे विद्यालय आने से पहले, बताइए जो बच्चे होते हैं वो विद्यालय आने से पहले क्या करते हैं, क्या लेके आते हैं, क्या उनको ज्ञान होता है, ये आपको बताना है। भाषा के चारों कौशलों का पूर्ण अधिकार होता है। भाई अभी तो उन्होंने, जब बच्चे पहली बार विद्यालय आएंगे तो वो तो बोलना सीख, पढ़ना भी नहीं जानते होंगे, तो चारों कौशल का विकास कैसे हो जाएगा? बच्चों का समुचित उपयोग करने में असमर्थ नहीं होते, ये भी गलत हो गया। कोरी स्लेट होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वह अपनी मातृभाषा को अच्छी तरीके से जानता है। अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आता है, यानी उसकी जो व्यवहारिक भाषा है उसके साथ वह आता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 49 यानी 49 वाला प्रश्न दोस्तों। इसमें आपसे बोला गया है नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, तो आप क्या करोगे? बताओ नेहा से। नेहा कोई भी बच्चा है, अपनी बात कह रहा है तो वह मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है, तो आप क्या करोगे? उसे बताएंगे कि वह गलत है? क्या उसे डांटेंगे? गलत हो गया। उसे बताएंगे कि वह किसी शब्द का विशेष को क्या कहते हैं, ये तो बात गलत हो गई। विशेष को क्या कहते हैं? लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए, यानी अच्छी भाषा का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो ए है
वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस बात करते हैं प्रश्न नंबर 50 का। टॉप 50 प्रश्न थे दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और सभी के साथ शेयर जरूर करें। चलिए बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की। प्रश्न नंबर 50, इसमें आपसे बोला है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए, बताइए शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए। जो बच्चा जो होता है उसको उसकी मातृभाषा के अनुसार पढ़ाना चाहिए। तो बताओ अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए, जरूरी नहीं है उर्दू होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा के अनुसार उसे पढ़ाना चाहिए और वही उसका माध्यम होना चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।